नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। एक वो लेक्चर जो सबसे कठिन माना जाता है सभी थिंकरों में। बहुत सारे लोगों को सचमुच आपके नाइडल कठिन लगते हैं, बहुत से लोगों को रेडक्लिफ ब्राउन कठिन लगते हैं, बहुत से लोगों को मेलिनोवस्की पढ़ना कठिन लगता है, इरविन गॉफमैन है, ठीक है। तो कई सारे विचारक ऐसे हैं, एडविन गॉफेल हैं, ऐसे कई सारे पीरे वार्दू हैं, तो एडवर्ड सईद हैं। बहुत से लोगों को इन विचारकों को पढ़ना कठिन लगता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है आज तक का सबसे ज्यादा कठिन विचारक है समाजशास्त्र में, तो वो है क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। इनके विचारों को आपको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके चीजें समझ में आती है कि बोलना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। समाजशास्त्री कम लगते हैं, दर्शन शास्त्री ज्यादा लगते हैं। कौन? क्लाउड आपके लेवी स्ट्रॉस। तो लेवी स्ट्रॉस के जो विचार हैं वो काफी जटिल हैं, इसलिए इसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा और एक एक अवधारणा को उदाहरण देते हुए समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने जल्दबाजी में सोचने की कोशिश करी कि हम लेवी स्ट्रॉस को एक बार में पूरा पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे, एक बार में हमें समझ में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आज तक किसी को भी लेवी स्ट्रॉस एक बार में समझ में नहीं आता। यहां तक कि जटिल से जटिल किताबों में भी, ठीक है, बड़ी से बड़ी थिंकर वाली किताबों में भी लेवी स्ट्रॉस को सिंपल करने की कोशिश नहीं की गई है। ज्यादातर थिंकर या ज्यादातर पढ़ाने वाले क्या करते हैं, लेवी स्ट्रॉस को लेते हैं, पीडीएफ लगाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। उसको एक्सप्लेन करने में आपको समय लग जाता है, समझाने में बहुत जटिलता है लेवी स्ट्रॉस को समझना। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इतना सिंपल रखा जाए कि आम बोलचाल की भाषा में लेवी स्ट्रॉस के विचार आपके दिमाग में समाहित हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। नमस्कार रविंद्र जी, नमस्कार मुकेश जी, नमस्कार गीता जी, नमस्कार दीप्ति जी, ठीक है, सभी का स्वागत है। जल्दी से जल्दी जुड़ते जाइए। सुबह 8 बज चुके हैं, थोड़ा 10 मिनट लेट हुआ है क्लासेस, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ा समय लग जाता है कभी कभी। चलिए तो जल्दी से जल्दी जुड़ते जाइए, ठीक है। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मैसेज कर दीजिए। अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है, आपको प्रॉपर तरीके से ऑडियो सुनाई दे रहा है, वीडियो दिखाई दे रहा है, तो मैसेज कर दीजिएगा। धन्यवाद रविंद्र जी, क्लियर है, अच्छी बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं संरचनावाद। अब संरचनावाद ऐसा नहीं है कि केवल यूजीसी नेट के सिलेबस में है। अगर आप एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस की बात करें तो वहां पर भी यूनिट नंबर 5 में संरचनावाद है, यहां तक कि उत्तर संरचनावाद भी है। अभी हम उत्तर संरचनावाद भी पढ़ेंगे। इसके अलावा चाहे राजस्थान पीसीएस का बैच हो, जीआईसी हो, जीडीसी हो, ठीक है, कभी कभी हमें लगता है कि बस बेसिक पढ़ के चले जाएंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निकालना है तो चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ही पड़ेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं संरचनावाद की, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस की। सबसे पहले क्लाउड लेवी स्ट्रॉस के परिचय को समझते हैं। क्लाउड लेवी स्ट्रॉस कहाँ के हैं? पहली बात तो ये, इनका जन्म 1908 में कहां पे हुआ? बेल्जियम में हुआ। बेल्जियम कहां पर है? यूरोप में है। आपने नाम सुना होगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ठीक है। तो बेल्जियम में इनका जन्म हुआ, ये पहला क्वेश्चन तो यहीं से मालूम होना चाहिए। दूसरा, इन्हें कहा किया जाता है? इन्हें संरचनात्मक मानव शास्त्री कहा जाता है, स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब कभी कभी उपाधि ही है अपने आप में लेवी स्ट्रॉस की। क्लाउड लेवी स्ट्रॉस को किस रूप में जाना जाता है? संरचनात्मक, याद रखिए, मानव शास्त्री के रूप में जाना जाता है। जैसे हम कहते हैं संरचनात्मक प्रकारवादी, रेडक्लिफ ब्राउन को जाना जाता है, इसी प्रकार संरचनात्मक मानव शास्त्री के रूप में जाना जाता है किसे? लेवी स्ट्रॉस को। तो ये कभी कभी बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं वो यहां से बन जाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इन पर प्रभाव किसका पड़ा है? इन पर प्रभाव पड़ा है 2 लोगों का। एक है फार्डिनेंट डी सासुर, जिन्हें भाषा विज्ञान का जनक कहा जाता है, और दूसरा है मार्शल मॉस, जिन्होंने विनिमय सिद्धांत दिया था। यूजीसी नेट में एक बार प्रश्न पूछा गया था जोड़ी मिलाने वाले क्वेश्चन में कि विनिमय सिद्धांत किसने दिया है, तो मार्शल मॉस ने विनिमय सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो फार्डिनेंट डी सासुर का भाषा विज्ञान और मार्शल मॉस का विनिमय सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांतों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है किसके ऊपर? लेवी स्ट्रॉस के ऊपर। अभी आपको देखने को मिलेगा ये प्रभाव किस तरह से है और इनके सिद्धांतों पर यह प्रभाव किस रूप में नजर आता है। क्लियर? तो 2 से 3 बातें यहां तक क्लियर हुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ किताबों की बात करें। जोड़ी मिलाने वाले एग्जाम में लेवी स्ट्रॉस की किताबें खूब पूछी जाती हैं। एमबीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था।
तो किताबें कौन कौन सी हैं? एक तो है आपकी एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किंगशिप 1945 में किताब आई, ठीक है। एक है स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, 1958 में किताब आती है। बड़ी फेमस किताब है और इस किताब से कई बार क्वेश्चन बने हैं। 1962 में ये किताब आई थी। किताब का नाम क्या है? द सेवियर्स माइंड। इसके अलावा स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ 1963 में किताब आती है। और एक बड़ी फेमस किताब है द नेकेड मैन 1971 में किताब आई। ये 5 किताबें अगर आपने पढ़ी हुई हैं लेवी स्ट्रॉस की, ठीक है, जाना है इनके बारे में, जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा में 2021-22 का पेपर देखिएगा, इन 5 किताबों का क्रम जमाने को आया था कि सबसे पहले कौन सी किताब आई थी। तो किताबों के क्रम जमाने को भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सन के हिसाब से क्रम जमाने को आ सकता है एग्जाम में। चलिए, सबसे पहली बात आती है संरचनावाद। तो क्वेश्चन बनता है संरचनावाद के जनक कौन है? सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, समाजशास्त्र में संरचनावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो संरचनावाद का जनक कहा जाता है लेवी स्ट्रॉस को। दिमाग बंद करके याद कर लीजिए, इसमें कोई जरा सोचना विचारना नहीं है, याद रखिए। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए भाषा विज्ञान में संरचनावाद के जनक कौन है, ठीक है, तो याद रखिए का आंसर चेंज हो जाएगा, फॉन्टेनेट डी सासुर आ जाएगा। तो संरचनावाद को हर विषय में, हर जगह पर, हर क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं समाजशास्त्र की, जब हम बात करते हैं सोसाइटी को समझने की, तो सोसाइटी को समझने में, ठीक है, संरचनावादी पद्धति को अपनाया है किसने? लेवी स्ट्रॉस ने, ठीक है। क्लियर? थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो संरचनावाद की जब बात करते हैं तो 1900 से लेके 1903 का समय, यानी 3 दशक, ये वो समय है जब संरचनावादी उपागम उभरकर सामने आता है, ठीक है। यह उपागम कहां से लिया गया है? इस उपागम ने भाषा की संरचना के अध्ययन पर जोर दिया था। तो मूलतः ये समाज का उपागम नहीं है, समाजशास्त्र का उपागम नहीं है, ये एक ऐसी अप्रोच है, एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे सबसे पहले भाषा विज्ञान में इस्तेमाल में लाया गया था। भाषा विज्ञान के बाद इसे समाजशास्त्र में लाया गया है। तो संरचनावाद कब डेवलप हुआ? सन 1900 से लेकर 1930 के दौरान, यानी इन 3 दशकों में, इन 30 वर्षों में संरचनावाद डेवलप हुआ। पहली बात तो ये। दूसरा, संरचनावाद का जो मूल आधार है वो भाषा विज्ञान में उभरकर सामने आया था। शुरुआत में समाजशास्त्र में संरचनावादी उपागम को नहीं अपनाया गया है। इसे सबसे पहले कहां अपनाया गया? भाषा की संरचना को समझने के लिए संरचनावाद को लाया गया था। और भाषा की संरचना को समझने के लिए, यानी भाषा विज्ञान में इसे इस्तेमाल में लिया था किसने? फॉन्टेनेट डी सासुर ने। तो स्वीडन के जाने माने भाषाविद हैं फॉन्टेनेट डी सासुर। इन्होंने सबसे पहले, ठीक है, भाषा विज्ञान में या भाषा की संरचना को समझने के लिए संरचनावादी उपागम का इस्तेमाल किया था। इसलिए क्वेश्चन बनता है संरचनावाद के जनक कौन? वैसे मूलतः तो फॉन्टेनेट डी सासुर, लेकिन समाजशास्त्र में संरचनावाद के जनक कौन आएगा? तो आंसर आएगा लेवी स्ट्रॉस। फ्रांस के समाजशास्त्री हैं लेवी स्ट्रॉस। तो फ्रांस में संरचनावाद की पद्धति को कहां पर लागू किया? समाज में लागू करने का प्रयास किया। यानी जिस संरचनावाद को भाषा की संरचना के लिए अध्ययन करने के लिए फॉन्टेनेट डी सासुर ने डेवलप किया था, उसे पद्धति के रूप में समाज को समझने के लिए क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ने उसको डेवलप किया, ठीक है। अब संरचनावाद है क्या? संरचनावाद एक बौद्धिक दृष्टिकोण है, ठीक है, एक मेंटल अप्रोच है आपकी। आसान भाषा में समझिएगा। आपने इससे पहले संरचनावाद तो पढ़ा है, आपने मेलिनोवस्की को भी पढ़ा, ठीक है, जिन्हें संरचनात्मक प्रकारवादी कहा जाता है। आपने रेडक्लिफ ब्राउन को भी पढ़ा है, ठीक है, आपने नाडेल को भी पढ़ा है। तो सब संरचनावादी हैं, सब संरचनात्मक प्रकारवादी भी हैं। तो संरचनावादी क्या होते हैं? जैसे हम देखते हैं कि भाई संरचनावादी है, प्रकारवादी है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी है, प्रकटना शास्त्री हैं, पढ़ा है ना आपने, फिल्मोलॉजी है, एथमोलॉजी है, ये सब उपागम है, अप्रोच है, चीजों को देखने का नजरिया है। उसी प्रकार संरचनावाद भी एक नजरिया है, एक मेंटल, ठीक है, अप्रोच है, एक बौद्धिक दृष्टिकोण है। अब ये बौद्धिक दृष्टिकोण क्या कहता है? ये बौद्धिक दृष्टिकोण कहता है कि अगर आपको समाज को समझना है, समाज में भाषा को, व्यवहार को, ठीक है, समाज की विचार प्रणाली को, सांस्कृतिक पहलुओं को समझना है, तो उसके आंतरिक ढांचे को समझिए। किसको समझिए? आंतरिक ढांचे को समझिए, ठीक है, आंतरिक ढांचे का अध्ययन कीजिए। अगर आपको अमेरिकन सोसाइटी को समझना है तो अमेरिकन सोसाइटी के केवल खान पान को, या अमेरिकन सोसाइटी के पहनावे से, या अमेरिकन सोसाइटी के विचारों से, या अमेरिकन सोसाइटी के केवल आपके फिल्मों से उसको आप नहीं समझ पाएंगे।
वो कौन सा नियम है जिस नियम पे पूरी अमेरिकन सोसाइटी टिकी हुई है, उस बेसिक नियम को जानने की कोशिश कीजिए। तो केवल भाषा, विचारों, सांस्कृतिक पहलुओं को केवल देखने भर से आप संरचना को नहीं समझ सकते। कोई बेसिक नियम तो हमेशा होता है ना, जैसे फिजिक्स है, तो फिजिक्स एक बेसिक नियम पे काम करती है, उसी बेसिक नियम पर बाकी सारी चीजें की डिस्कवर किया गया। लेकिन कुछ बेसिक नियम है कि नहीं है? न्यूटन के 3 नियम पढ़ते हैं आप, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टीन की इजिकल टू एमसी स्क्वायर, आपने इजिकल टू एमसी स्क्वायर जो थ्योरी है, तो ये सब क्या है? ये सब बेसिक नियम है जिसमें पूरा ब्रह्मांड चलता है। ऐसे ही समाज को अगर आपको समझना है तो केवल भाषा का अध्ययन करने से, सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन करने से काम नहीं चलेगा। इनके आंतरिक पहलू को देखना होगा। इनका आंतरिक पहलू कॉमन होगा जिस पर पूरा का पूरा समाज टिका हुआ है। कुछ बेसिक चीजें होती हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे कि लेवी स्ट्रॉस ने भी कहा, एक बिल्डिंग बनी है, एक संरचना है, मकान बना हुआ है, तो आपको मकान का कलर दिखता है, मकान की बिल्डिंग फ्लोर दिखते हैं, मकान में खिड़की दिखती है, दरवाजा दिखता है, मकान में ईंटें दिखती हैं, छत दिखती है। लेकिन मकान ईंट नहीं है, मकान आपके सीमेंट नहीं है, मकान रेत नहीं है, दरवाजे खिड़कियां मकान नहीं है। मकान है वो मैप, वो नक्शा जिस पर पूरा मकान टिका हुआ था, जो ये दिमाग की ऊपर से नक्शा डेवलप किया गया। एक आर्किटेक्चर ने नक्शा बनाया, उस नक्शे पे पूरी बिल्डिंग या पूरा मकान खड़ा किया गया। तो मकान हो सकता है एक दिन खत्म हो जाए, लेकिन नक्शा तो हमेशा रहेगा। उस नक्शे से आप दूसरा मकान बना सकते हैं। तो नक्शे का अध्ययन कीजिए, मकान को मत देखिए। मकान तो दिखता है, लेकिन मकान बना किस पर है? एक आर्किटेक्चर के बनाए गए नक्शे पर। तो नक्शे को समझने की कोशिश कीजिए, मकान को समझने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मकान तो बना नक्शे पर ही है ना। तो नक्शा क्या है? आंतरिक ढांचा है। यही है संरचनावाद का मूल आधार। तो लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि संरचनावाद को, समाज को समझना है तो इसके मैप को समझिए, ठीक है, इसके ढांचे को समझिए, इसके आंतरिक ढांचे को समझिए, इस पर पूरा का पूरा समाज टिका हुआ है। उस आंतरिक ढांचे को समझने पर ही पूरा फोकस किया है किसने? लेवी स्ट्रॉस ने। इसी कारण लेवी स्ट्रॉस क्या हो जाते हैं? लेवी स्ट्रॉस संरचनावादी होने के साथ साथ फिनोमेनोलॉजी, प्रघटना शास्त्र की तरफ थोड़ा झुकाव आ जाता है उनका, क्योंकि प्रघटना शास्त्र तो यही कहता है कि दिन प्रतिदिन की जो नियम है, हमारी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, हमारा मस्तिष्क का दृष्टिकोण है, उससे चीजों को समझने की कोशिश करता है, और वही तो संरचनावादी कर रहे हैं। यहां तक क्लियर हुआ? आसान भाषा में याद रखिए, संरचनावाद क्या है? एक बौद्धिक दृष्टिकोण है जो समाज के आंतरिक संरचना को समझने पर जोर देता है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? मकान को मत देखिए, मकान के मैप को देखिए। जो आर्किटेक्चर ने मकान का जो मैप बनाया हुआ है, नक्शा बनाया है, उस नक्शे को समझने की बात करते हैं। जैसे आप देखते हैं कभी मकान खरीदने जाते हैं बिल्डर से, बिल्डर आपको क्या दिखाता है? लेआउट दिखाता है कि मकान का कितने स्क्वायर फीट का है। मकान में बिल्डिंग बनी नहीं है, लेकिन जब आप बुकिंग करने जाते हैं 2-3 साल बाद आपको पोजीशन मिलती है मकान की, ठीक है। तो मकान तो आपको फ्लैट तो 2-3 साल बाद मिलेगा, लेकिन जो बिल्डर है वो आपको क्या बता रहा है? वो आपको आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया गया मैप बता रहा है कि मकान का एंट्रेंस कहां से होगा, एंट्री कहां से होगी, विंडो कहां पे होंगे, किचन कहां पे होगा, मकान में लेआउट कैसा होगा, वॉशरूम कैसा होगा, इंडियन वॉशरूम कैसा होगा, वेस्टर्न वॉशरूम कहां पे होगा, टेरिस कहां पे होगा, कितने स्क्वायर फीट का होगा। तो मकान अभी बना नहीं है, लेकिन मकान का आर्किटेक्चर देख के ही आपने मकान को बुक कर दिया। ये आर्किटेक्चर जो मैप बनाया हुआ है, ये मैप ही मकान है, ये मैप ही आंतरिक संरचना है उस पूरी बिल्डिंग की। तो उस मैप को समझने की कोशिश कीजिए। यही कहना चाहा है लेवी स्ट्रॉस ने। यहां तक क्लियर? अब लेवी स्ट्रॉस आगे क्या कहते हैं उसको समझिए। लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि संरचनावाद में समाज के बाहरी ढांचे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। लेवी स्ट्रॉस कहते हैं किसी भी समाजशास्त्री को अगर समाज की स्टडी करनी है, उसकी संरचना को समझना है, तो बाहरी ढांचे का अध्ययन मत कीजिए। जैसा कि रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा था। रेडक्लिफ ब्राउन क्या कहते थे? ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि समाज को उसके ढांचे से समझिए। भाई समाज एक बना हुआ है, जैसे रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, तो समाज इनसे चलता है कि समाज आपके बनाए गए ढांचों से चलता, कानून या शैक्षणिक व्यवस्था से चलता है। चाहे कोई भी कानून हो, कोई भी शैक्षणिक व्यवस्था हो, कोई भी आपके अस्पताल हो, कोई भी स्कूल हो, सब समाज की संस्थाएं हैं। लेकिन सब संस्थाएं चलती कैसे हैं? सब समाज की संस्थाएं चलती हैं रीति रिवाजों से, मूल्यों से, परंपराओं से। तो समाज का ढांचा क्या है? समाज का ढांचा है परंपराएं, मूल्य, ठीक है, कानून व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, ये भारतीय न्याय संहिता के कानून, ये सब कोई मायने नहीं रखता। सारे कानून का बेस क्या है? हर चीज का बेस है मान्यताएं, रीति रिवाज, मूल्य, परंपराएं।
समाज इन्हीं परंपराओं से चलता है। समाज आपके स्कूल कॉलेजों से नहीं चलता है। यानी समाज के बाहरी ढांचे को मत देखिए, समाज के आंतरिक ढांचे को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि संरचना को अगर आपको समझना है तो संरचनावाद में समाज के बाहरी ढांचे पर जो बात नहीं होती है, बल्कि ठीक है मानसिक संरचना को समझिए कि लोग समाज को किस रूप में देखते हैं, लोगों की सोच क्या है उसको देखिए। समाज लोगों से बना है, लोगों के विचारों से बना है। हमने एक चीज टॉपिक पढ़ी थी पहली क्लास में, समाज किससे बनता है? समाज बनता है समुदाय से। समुदाय किससे बनता है? समुदाय बनता है सामाजिक समूहों से। सामाजिक समूह किससे बनते हैं? सामाजिक समूह बनते हैं सामाजिक संबंधों से। और सामाजिक संबंध किससे बनते हैं? सामाजिक संबंध बनते हैं अंतःक्रियाओं से। और अंतःक्रिया किसके बीच में होती है? अंतःक्रिया दो लोगों के बीच में होती है। और दो लोगों के बीच में अंतःक्रिया के लिए क्या जरूरी है? जरूरी है संवेदना, जरूरी है मन मस्तिष्क, यानी इस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। आप राह चलते व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया नहीं करते हैं, आप हमेशा तार्किक होकर सोच समझकर इंटरेक्शन करते हैं। इसलिए व्यक्ति के दिमाग में समाज बसा हुआ है। जो समाज आपको दिखता है वो समाज नहीं है। तो लेवी स्ट्रॉस कहां ले जाते हैं व्यक्ति को? ठीक है, व्यक्ति को वे नहीं कहते हैं सोसाइटी समुदाय है, सामाजिक संबंध है, अंतःक्रिया नहीं। वो कहते हैं व्यक्ति के दिमाग के अंदर समाज बसा हुआ है, क्योंकि उसके दिमाग से ही अंतःक्रिया शुरू हुई, अंतःक्रिया से सामाजिक संबंध बने, सामाजिक संबंध से समुदाय आपके समूह बने, समूह से समुदाय बना, समुदाय से समाज बना। तो समाज की मूल इकाई व्यक्ति है और व्यक्ति के अंदर का दिमाग है। इसलिए मानसिक संरचना को समझिए। अगर आप किसी सोसाइटी को समझना चाहते हैं तो वहां के लोगों की मेंटेलिटी को समझिए। हम कहते हैं ना भारत में, तो भारत में पश्चिम से आप कितना भी कुछ अपना लीजिए, 50 टेक्नोलॉजी अपना लीजिए, लेकिन भारत के लोगों की मानसिकता ही ऐसी है। हम कहते हैं कि भारत के लोगों में सिविक सेंस नहीं है। कई बार आप सुनते हैं, वीडियो आते रहते हैं। तो सिविक सेंस क्यों नहीं है? आप डस्टबिन लगा भी दीजिए तब भी लोग डस्टबिन में कचरा नहीं फेंकते, क्योंकि यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी अलग है ना। तो मेंटेलिटी को समझिए। किसी भी सोसाइटी को समझना है तो उसकी बिल्डिंग से, उसकी जीडीपी से, उसकी भाषा से, वहां के खान पान से मत समझिए, लोगों की मेंटेलिटी से समझिए। लोग कहते हैं कि जापान डेवलप है, 2050 में जी रहा है, तो जापान की जीडीपी से नहीं जी रहा है। जीडीपी तो हमसे भी छोटी कम हो चुकी है जापान की जीडीपी। वहां के लोगों की मानसिकता का स्तर अलग है, वहां लोगों की मेंटल सोच अलग है। क्लियर? तो व्यक्ति को का समाज को समझना है तो उसकी भाषा से, ठीक है, उसके रीति रिवाज, उसकी खान पान से, उसकी जीडीपी से, उसकी बिल्डिंगों की स्ट्रक्चर से, उसकी सड़कों से मत समझिए, उसके लोगों की सोच की, वहां के लोगों की मेंटेलिटी से समझिए, तब जाके समाज को आप समझ पाएंगे। यानी मानसिक संरचना को समझना होगा किसी भी समाज को, लोगों को समझने से लिए या किसी भी सोसाइटी को समझने के लिए। क्लियर? लेवी स्ट्रॉस के संरचनावाद को समझना थोड़ा क्या होता है, कठिन होता है। क्यों? क्योंकि लेवी स्ट्रॉस समाज को ऊपर से नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो समाज को मानव मस्तिष्क से देखने की कोशिश करते हैं। कि अगर आपको जनजातीय समाज का अध्ययन करना है तो वहां के लोगों की मेंटेलिटी को समझिए। ठीक है, उत्तर भारत की अगर शोध करता है और दक्षिण भारत को समझना है तो दक्षिण भारत में केवल बड़े शहरों में जाकर स्टडी करने से काम नहीं चलेगा, वहां पे केवल इडली डोसा खाने से काम नहीं चलेगा, वहां के पहनावे से को अध्ययन करके काम नहीं चलेगा। दक्षिण भारत की मेंटेलिटी को समझना होगा। ठीक है, दक्षिण भारत का अगर शोध करता है तो उसे उत्तर भारत के लोगों की मेंटेलिटी को समझना होगा। आपने देखा होगा दक्षिण में भी लोग गाड़ी खरीदते हैं, उत्तर भारत में भी कार खरीदते हैं, लेकिन उत्तर भारत में कारें दिखावे के लिए ज्यादा होती हैं, दक्षिण भारत में कारें अपनी क्षमता को दिखाने के लिए नहीं होती हैं, वो जरूरत के लिए कार खरीदते हैं। बड़ा एक सिंपल सा उदाहरण है, आपने आजकल देखा होगा एक गाड़ी आती है महिंद्रा की थार, आए दिन उसके ऐड कुछ ना कुछ घटनाक्रम आता रहता है, किसी भी चढ़ा दी, ठीक है, उस पर वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, लेकिन कभी आपने देखा दक्षिण भारत से खबर नहीं आती है, जबकि दक्षिण भारत में ही बनती है, दक्षिण भारत में खूब बिकती है गाड़ी, लेकिन कभी भी इस प्रकार का, ठीक है, रोड रेज की घटना दक्षिण भारत से नहीं आती है। उसी कंपनी एक ही है, गाड़ी भी वही है, लेकिन दक्षिण भारत में इस प्रकार की घटनाक्रम कम देखने को मिलते हैं। उत्तर भारत में, हरियाणा में, पंजाब में या उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, पूर्वी राजस्थान में इस प्रकार के घटनाक्रम ज्यादा देखने को मिलते हैं। गाड़ी वही है, इसका मतलब मेंटेलिटी का अंतर है, मानसिक संरचना का अंतर है। वो उसे गाड़ी को दिखावे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, दक्षिण भारत दिखावे की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा है कार को। एक ही कंपनी की कार है, लेकिन वो उसकी क्वालिटी को समझ रहे हैं और वो उसे दिखावे का प्रतीक समझ रहे हैं, उसे रुतबे का प्रतीक समझ रहे हैं। यहाँ पूरा खेल मेंटेलिटी का है। तो समाज को समझना है तो मेंटेलिटी को समझिए, लोगों की सोच क्या है इसको समझिए। तो संरचनावाद बहुत डीप में चला जाता है। वो धार्मिक संस्थाएं क्या करती हैं, समाज की संस्थाओं की भूमिका क्या है, समाज में प्रकारवाद के संस्थाओं के प्रकार क्या है,
लोगों के बीच इंटरेक्शन क्या हो रहा है उस पर चर्चा नहीं करता है, वो लोगों की मेंटेलिटी के लेवल पे चला जाता है समाज को समझने के लिए। क्लियर? तो यही कारण है कि समाज की संरचना या लेवी स्ट्रॉस को समझना क्या हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सिंपल रखा जाए लेवी स्ट्रॉस को, ताकि लेवी स्ट्रॉस को बेसिक तरीके से आप समझ सकें। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां तक नहीं आया तो पूछिए। हाँ पूछिए सभी लोग, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, पूछिए। क्योंकि याद रखिए थिंकर वाले पोर्शन में जब तक आप पूछेंगे नहीं, या कोई भी डाउट है या कोई भी पॉइंट पे अगर चीजें क्लियर नहीं होंगी, तो हर अगला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आएगा। लेवी स्ट्रॉस काफी कठिन है। इसी लेक्चर से पहले मैंने बताया कि सारे थिंकर में पढ़ाता हूं, लेकिन सबसे कठिन होता है लेवी स्ट्रॉस को समझना। क्योंकि समझना महत्वपूर्ण नहीं है, समझाना और कठिन हो जाता है। क्योंकि लेवी स्ट्रॉस की समस्या यह है कि हर व्यक्ति हर अलग अलग दृष्टिकोण से लेवी स्ट्रॉस को समझने की कोशिश करता है। तो लेवी स्ट्रॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरा दृष्टिकोण अलग हो सकता है उनको देखने का। तो मेरा कोशिश है कि एक कॉमन दृष्टिकोण डेवलप करें हम, कि हाँ आप भी समझें, मैं भी समझ जाऊं लेवी स्ट्रॉस है क्या। चलिए अब आते हैं लेवी स्ट्रॉस को समझने के लिए उन्होंने कुछ 3 बिंदुओं की बात करी है। लेवी स्ट्रॉस ने संरचनावाद को समझाने के लिए 3 स्तंभ बताए हैं, 3 मॉडल डेवलप किए हैं। पहला मॉडल है भाषा विज्ञान मॉडल। ठीक है, अब लेवी स्ट्रॉस कहते हैं, बहुत सिंपल रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा हेडिंग क्या है। हेडिंग से मतलब नहीं है, हमें लेवी स्ट्रॉस के संरचनावाद को समझना है। तो लेवी स्ट्रॉस क्या कहते हैं? लेवी स्ट्रॉस कहते हैं, पहला जो उनका विचार है संरचनावाद में, कि अगर समाज को समझना है तो समझने के लिए हमें भाषा को समझना होगा। ठीक है, जब आप बात करते हैं तो बात करते समय आप व्याकरण के नियमों के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन फिर भी आप सही तरीके से बात करते हैं। मैं आपको कुछ बातचीत कर रहा हूं, मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, तो इसमें व्याकरण के हजारों नियमों का पालन हो रहा है। लेकिन हो सकता है उन नियमों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन तब भी मैं सही बोल रहा हूं ना, हिंदी बोल रहा हूं, हिंदी आप तक पहुंच रही है, आप मेरी भाषा को समझ पा रहे हैं। और मैं 50 जो व्याकरण के नियम है उनका पालन कर रहा हूंगा, लेकिन हो सकता है वो व्याकरण के सारे नियम मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसी मॉडल को, भाषा का ये जो नियम है कि हम भाषा के नियमों का पालन तो करते हैं, नियमों को जानते नहीं है, लेकिन फिर भी हम नियमों का पालन करते हुए भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यही होता है। अब यही चीज को समाज पे लागू कीजिए, यही चीज समाज में भी लागू होती है। समाज में भी हम क्या करते हैं? रिश्ते निभाते हैं, नातेदारी निभाते हैं, त्योहार मनाते हैं, लेकिन उसके पीछे के हमें नियम नहीं मालूम है। लेकिन ये अनकॉन्शियस जो नियम है, अनकॉन्शियस रूल है, हम इसको पालन करते चले आ रहे हैं। जैसे भाषा का इस्तेमाल करते समय हम भाषा के व्याकरण के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन भले वो नियम हमें नहीं मालूम है। उसी प्रकार समाज में हम रीति रिवाजों का, परंपराओं का, समाज के मूल्यों का, त्योहारों का, विवाह संबंधों का पालन कर रहे हैं। उसके पीछे के जो नियम है वो अनकॉन्शियस नियम है, अचेतन नियम है, उसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने आप बिना कहे, बिना जानने की कोशिश किए उन नियमों का पालन करते आ रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं पता ये नियम कहां से आए हैं, ये बिना अलिखित नियम है, इनका कोई लिखित नियम नहीं है, पर त्योहार मनाने के नियम है, विवाह के नियम है, परंपराओं के नियम है, रीति रिवाजों को लेकर जो नियम बने हुए हैं, मृत्यु संस्कार है, जन्म संस्कार है, ठीक है, कंछेदन संस्कार है, किसी प्रकार 16 प्रकार के संस्कार हैं। ऐसे कुछ ऐसे नियम हैं जिसे आपने रट्टा नहीं मारा है, आपने बचपन से आपको याद नहीं कराया गया है, ये घरों की दीवारों पर लिखे हुए नहीं है, बस फिर भी आप पालन करते आ रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, यही है पहला चीज, समाज की संरचना को समझना। तो ये अचेतन नियमों से समाज चलता है, जो अलिखित नियम है इन्हीं से समाज चलता है। अगर आपको समाज को समझना है, किसी भी सोसाइटी को समझना है, तो आपको इन अनकॉन्शियस रूल्स को जानना होगा। इन अनकॉन्शियस रूल्स को जाने बिना आप समाज को नहीं समझ पाएंगे, समाज की संरचना को नहीं समझ पाएंगे। आपको लगता है कि आपने अमेरिका में जाकर, ठीक है, गुड्स आपके जो थैंक्स गिविंग डे है या क्रिसमस मना लिया या हैलोवीन मना लिया, तो अमेरिका में जाके 2-3 त्योहार मना लेने से आप अमेरिकन कल्चर को नहीं समझ पाएंगे। वहां पे वो त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, उसे जाने बिना, वो कौन सा नियम है जिससे ये त्योहार चलता है, उसको जाने बिना आप केवल त्योहारों में भाग लेने से अमेरिकन कल्चर को नहीं समझ सकते। या किसी भी जनजाति कल्चर को में केवल उनके त्योहार को मना लेने से आप उनके त्योहारों के महत्व को नहीं समझ पाएंगे।
वो त्योहार के पीछे का कारण क्या है, वो त्योहार मनाने की परंपरा क्या है, वो जानकारी जो उनके पास है, उनके मस्तिष्क में है, वो आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप समाज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्लियर? तो पहला नियम तो काम करता है, जो नियम भाषा पे लागू था उसी नियम को समाज पे लागू किया कि समाज अनकॉन्शियस रूल से चलता है, अवचेतन नियमों से चलता है। इन्हीं अवचेतन नियमों को समझे बिना हम समाज की संरचना को नहीं समझ सकते। दूसरा जो इनका जो सिद्धांत है उसे कहते हैं बाइनरी अपोजिशन। बाइनरी अपोजिशन क्या है? तो लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि समाज में हमेशा, ठीक है, बाइनरी सिस्टम काम करता है। समाज एक पहलू पे नहीं चलता है, याद रखिएगा। समाज में दो लोगों का होना या दो पहलू, दो सोच होना बहुत जरूरी है। समाज में एक तरफा नहीं हो सकता समाज कभी भी, ठीक है। तो ये कहते हैं कि हमारा दिमाग क्या होता है, चीजों को तभी समझ पाता है जब दो बाइनरी सिस्टम काम करे। जैसे देखिए, बाइनरी लैंग्वेज होती है 0-1, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, बाइनरी कोड कहते हैं। इसी से सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं। पूरा का पूरा इंटरनेट या पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम इसी भाषा पे चलता है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। 0-1 0-1 0-1, इसी से पूरी लैंग्वेज डेवलप होती है। तो केवल 0 से काम नहीं चलेगा, केवल 1 से भी काम नहीं चलेगा। ठीक इसी प्रकार समाज भी क्या करता है, समाज भी, हमारा दिमाग भी चीजों को दोहरे आपके बाइनरी अपोजिशन के रूप में देखता है। जैसे हम कहते हैं, ठीक है, कि ये आज दिन है, ठीक है, आज दिन बड़ा अच्छा है। तो दिन क्या होता है? दिन को समझने के लिए आपको रात का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उजाले को समझने के लिए आपको अंधेरे के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सीधी सी बात है, ठीक है। डेवलपमेंट को समझने के लिए आपको अनडेवलपमेंट क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। अमीरी को समझने के लिए आपको गरीबी क्या होती है मालूम होना चाहिए। सुख को समझने के लिए दुख होना जरूरी है कि सुख क्या होता है, तो दुख के बिना सुख का कोई महत्व नहीं है। इसलिए देखिए, अगर आप ग्रंथों में देखिए तो हर ग्रंथ में, हमारे जितने भी सनातनी ग्रंथ हैं, राम आपके ईश्वर हैं तो साथ में राक्षस भी हैं। अगर राक्षस को हटा दीजिए तो ईश्वर का क्या महत्व है? कोई मतलब नहीं है, महत्व भी नहीं है। तो हर दौर में कोई ना कोई राक्षस रहा, ठीक है, कोई ना कोई बुराई रही है। जब तक बुराई है तभी तक अच्छाई का महत्व है। अगर बुराई ही खत्म हो जाए तो अच्छाई की कोई परिभाषा ही नहीं रहेगी। तो समाज हमेशा क्या करता है, समाज हमेशा दो हिस्सों, विपरीत हिस्सों में बटा होता है, और तभी हम चीजों को समझ पाते हैं, तभी हम चीजों के सही मायने निकाल पाते हैं। जैसे दिन का कोई मतलब नहीं है अगर आपके पास रात की कल्पना ना हो। आपको रात का मतलब ही नहीं मालूम हो तो आप दिन की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। आप पवित्रता, कोई चीज पवित्र है, हम कहते हैं ये पवित्र है, तो इसका मतलब आपको कुछ चीजों के बारे में जानकारी होगी जो अपवित्र होती हैं। जब तक आपके अपवित्रता को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपको पवित्रता से कोई मतलब ही नहीं होगा। कोई भी चीज पवित्र है तो उसका मतलब कोई ना कोई चीज अपवित्र भी तो है। तो आपको अपवित्रता का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। यानी केवल एक तरफा ज्ञान रखने से आप समाज को नहीं समझ सकते। समाज को समझने के लिए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों विकल्पों का ज्ञान होना चाहिए, दोनों व्यवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप चीजों को संभव बना सकते हैं, ठीक है। आपने कहते हैं कि हमारी सड़कें, मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका की सड़कों के समान हैं। तो पहले अमेरिका जाकर सड़कों को देखना तो पड़ेगा ना, केवल कहने से काम कैसे चलेगा? क्लियर? लेवी स्ट्रॉस ने इसी चीज को काय पे लागू किया, इसी चीज को भोजन पे लागू किया। हम कहते हैं कच्चा भोजन ये पका भोजन है। तो कच्चा भोजन का महत्व आपको तभी समझ में आएगा जब आपको पके हुए भोजन के बारे में मालूम हो। आदि मानवों को जब तक आग का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक लोगों को कच्चा भोजन ही मालूम था कि कच्चा भोजन क्या होता है। लेकिन जब आग का आविष्कार हो गया, आग के आविष्कार के बाद उन्होंने भोजन को पकाना सीखा, और धीरे धीरे भोजन को पकाने से उनको क्लियर हुआ कि ये कच्चा भोजन है, ये पक्का भोजन है। तो समाज हमेशा, हमारा दिमाग बाइनरी सिस्टम से ही चलता है। हमेशा हम अच्छे बुरे, पवित्र अपवित्र, कच्चा भोजन पक्का भोजन, इस तरीके से चीजों को बांटने की कोशिश करते हैं। और समाज को समझने के लिए आपको बाइनरी सिस्टम की आवश्यकता होगी। अगर आप ये कहते हैं कि हम डेवलप हैं तो आपको बताना पड़ेगा अनडेवलप क्या होता है। अगर आपकी परिभाषा में अनडेवलपमेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है तो अपने डेवलपमेंट की परिभाषा को आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है। क्लियर? ये अच्छा है, ये बुरा है, तो अच्छे को साबित करने के लिए आपको बुराई बताना पड़ेगा कि ये बुरा क्या होता है। क्लियर? तो हमेशा बाइनरी सिस्टम से समाज चलता है। ये दूसरा मॉडल है समाज की संरचना को समझने का। अब यहां पे आता है तीसरा मॉडल। संरचना यथार्थ नहीं होती, रियल नहीं होती है, हम उसको बनाते हैं। सोसाइटी रियल नहीं है, उसे हमने अर्थ देकर, मीनिंग देकर उसको रियल बनाने की कोशिश की है। ये तीसरा विचार है लेवी स्ट्रॉस का संरचना को लेकर।
हाँ पूछिए, कोई डाउट है? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? थोड़ा ध्यान से सब पढ़ते जाइएगा, याद रखिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा थोड़ा जटिल है संरचनावाद। दिमाग में याद रखिए कि लेवी स्ट्रॉस समझाना क्या चाहते हैं। लेवी स्ट्रॉस बार बार एक ही चीज दोहराएंगे, वो है समाज की संरचना को समझने का तरीका। तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि हमारे दिमाग की जो मानसिक स्तर है उस लेवल पे जाके सोचिए। किसी भी सोसाइटी को समझना है तो वहां के लोगों की मेंटेलिटी को समझिए, वहां पे केवल भाषा को, वहां के केवल रेस्टोरेंट में कैसा खाना खाते हैं, वहां कौन सा त्योहार मनाते हैं, इसको मत देखिए, लोगों की पहले मेंटेलिटी को समझिए। दूसरा क्या कीजिए, दूसरे स्तर पर यह देखिए कौन से अचेतन नियम हैं, अनकॉन्शियस रूल कौन से हैं, ये कौन से नियम हैं जो लिखित नियम नहीं है लेकिन तब भी लोग उसका पालन कर रहे हैं। यानी कोई भी सोसाइटी हमेशा अचेतन नियमों का पालन पर चलती है। वो अचेतन नियमों को खोजने की कोशिश कीजिए संरचना को समझने के लिए। और तीसरा उन्होंने क्या कहा कि संरचना को समझने के लिए हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट को क्लियर कीजिए। आप किसी भी सोसाइटी की स्टडी करते हैं तो आप ये कहते हैं कि ये मांसाहारी हैं, तो मांसाहारी के लिए आपको शाकाहारी मालूम होना चाहिए। अगर शाकाहारी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके केवल मांसाहारी कहने से काम नहीं चलेगा। तो आपको हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट को क्लियर करना होगा। आपको हमेशा बाइनरी अपोजिशन से एक्सेप्ट करना होगा, तभी आप किसी समाज का तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे। तुलना करने के लिए दो पक्ष होना जरूरी होता है। यहां तक क्लियर हुआ? चौथा ये कहते हैं लेवी स्ट्रॉस कि संरचना यथार्थ नहीं होती है बल्कि मॉडल है। संरचना दिखती नहीं है बल्कि नक्शा है अपने आप में। जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो आपको मकान दिखता है, जो ईंटों से बना मकान है, सीमेंट से बना मकान है, तो संरचना मकान नहीं है, संरचना ईंट नहीं है, संरचना है वो नक्शा जिस पर पूरा मकान खड़ा किया गया था। क्लियर? वो दिखाई देता नहीं है। जब आप किसी घर को देखते हैं, किसी फ्लैट को देखते हैं, तो आप ईंटा देखते हैं, टाइल्स देखते हैं, लाइट देखते हैं, मकान कलर देखते हैं, ठीक है, आपके प्लास्टर देखते हैं, लेकिन आप मैप नहीं देखते हैं। जबकि संरचना मैप है, याद रखिएगा, वो यथार्थ नहीं है, वो दिखाई देती नहीं है, वो मॉडल है, उसी पर पूरा मकान टिका हुआ है। तो यहां पर उन्होंने संरचना को समझाने की कोशिश की है। यहां पर उनके विचार रैडक्लिफ ब्राउन से अलग हो जाते हैं, क्योंकि रैडक्लिफ ब्राउन संरचना को क्या मानते हैं? मूर्त मानते हैं, जो दिखाई देती है। जैसे मकान में ईंट दिखाई देती है, सीमेंट दिखाई देती है, ठीक है, मकान में आपको सरिया दिखाई देता है, कलर पेंट दिखाई देता है, प्लास्टर दिखाई देता है, टाइल्स दिखाई देते हैं। तो रैडक्लिफ ब्राउन के हिसाब से संरचना मूर्त है, दिखाई देती है। लेकिन लेवी स्ट्रॉस के अनुसार संरचना दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिसे आप देख रहे हैं वो तो केवल एक ढांचा है। संरचना तो मैप है जिस पर पूरा मकान टिका हुआ है। संरचना तो वो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्ट है जो बना, आर्किटेक्चर है जिस पर पूरा मकान खड़ा हुआ है। तो नक्शे को समझने की कोशिश कीजिए। नक्शा अगर आपको याद है तो मकान गिर भी जाएगा तो भी आप दूसरा मकान वैसा का वैसा मकान बना लेंगे। जैसे एक बिल्डर है, एक बिल्डर 100 फ्लैट बनाता है और 100 फ्लैट एक समान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नक्शे पे चलता है, क्योंकि नक्शा एक ही है। तो समाज भी ऐसे ही है, ठीक है। भारतीय समाज में अगर हम आते हैं तो भारत का समाज पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य सब में बटा हुआ है। भाषा को लेकर बटा हुआ है भारत का समाज। तो इंडियन सोसाइटी भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, रीति रिवाजों के आधार पर बटी हुई है। लेकिन तब भी भारतीय समाज का एक खाका तो होगा ना, भारतीय समाज का एक नक्शा तो होगा जिस पर पूरा भारतीय समाज टिका हुआ है। वो क्या है? वो है हमारी सनातनी परंपरा जिस पर पूरा समाज टिका हुआ है। क्लियर? अब दक्षिण भारत में, ठीक है, कुंभ मेले का आयोजन होता है प्रयागराज में, पिछले साल हुआ। 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 60 करोड़ केवल उत्तर प्रदेश के तो होंगे नहीं, केवल मध्य प्रदेश के या उत्तर भारत के तो होंगे नहीं, पूरे भारत से लोग आए ना। यानी वो जो संरचना है, जो अनकॉन्शियस नियम है जिस पर समाज चलता है, याद रखिएगा, उसको सभी लोगों में अनकॉन्शियस नियम था कि कुंभ मेला क्या होता है। कुंभ मेले के बारे में लोगों की मानसिकता एक समान थी। कुंभ मेले को लेकर अच्छा बुरे को दृष्टिकोण एक समान था। क्लियर? तभी जाके लोगों ने 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया ना। तो बस ठीक वैसे ही है, समाज की संरचना को समझना है तो त्योहारों से नहीं समझ पाओगे। उसको समझने के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर को समझना होगा जिसका पूरा का पूरा सिस्टम टिका हुआ है। तो यहाँ पे लेवी स्ट्रॉस यही कहते हैं कि संरचना दिखाई नहीं देती है, संरचना मूर्त नहीं होती है। संरचना तो वो नक्शा है, वो मैप है जिस पर पूरा का पूरा मकान टिका हुआ है।
तो मकान को देखने की बात करते हैं आपके रेडक्लिफ ब्राउन, लेकिन मकान का नक्शा जो दिखाई देता नहीं है वो असली संरचना है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, संरचना यथार्थ नहीं है, संरचना क्या है, मॉडल है, जिस मॉडल पर पूरा समाज खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये संरचना को लेकर या संरचना को लेकर तीन कॉन्सेप्ट हैं किसके, कि बाइनरी अपोजिशन से सोचिए, संरचना को यथार्थ मत मानिए, संरचना दिखाई नहीं देती है, संरचना तो एक मॉडल है, एक नक्शा है। ठीक है, और तीसरा, संरचना अमूर्त नियमों पर चलती है, अवचेतन नियमों पर चलती है। जब और चौथी महत्वपूर्ण बात, संरचना को समझने के लिए आपको संरचना में लोगों के मानसिक स्तर को समझना होगा। ये चार बातें याद कर लीजिए, ये संरचनावाद है किसका, लेवी स्ट्रॉस का। यहां तक क्लियर? यहां तक समझ में आया या नहीं आया, पूछिए। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि चीजें आसान हो जाएं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत टफ होते हैं, याद रखिए। तो यहां पर क्या समझाने का प्रयास किया लेवी स्ट्रॉस ने, तो लेवी स्ट्रॉस का जो संरचनावाद है, ठीक है, इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो लेवी स्ट्रॉस का संरचनावाद यह कहता है कि पहले हमें लोगों के मानसिक स्तर को समझना होगा। ठीक है, मानसिक दृष्टिकोण को समझना होगा। अगर आप किसी समाज को समझना चाहते हैं, किसी समाज की संरचना को समझना चाहते हैं, तो वहां के लोगों के मेंटल स्टेटस को समझिए। अगर मेंटल एबिलिटी को समझ में आ गया, लोगों की मेंटल कंडीशन कैसी है, लोगों की मानसिक सोच कैसी है, उसको समझ में आ गया, तो चीजें सफल हो जाती हैं। यही कारण है कि भारत में देखिए यही हुआ, आपने पश्चिम मॉडल को भारत में लागू किया, एजुकेशन के मॉडल को लागू कर दिया, आपने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को चाइना से लेकर भारत में इंप्लीमेंट कर दिया। तो चाइना का जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जहां से वहां पे लाखों लोगों को रोजगार दिया जिस सिस्टम ने, हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फेल हो गया, किसी काम का नहीं है, कि वे सर्टिफिकेट लेके लोग घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों की मानसिकता अलग है। यहाँ स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम को मतलब होता है कि फैक्ट्री का मजदूर बनना, वो फैक्ट्री का मजदूर नहीं बनना चाहते, वो अधिकारी बनना चाहते हैं, वो सरकारी नौकरी चाहते हैं। तो सरकार ने 2015 में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू करी। आज 11 साल हो चुके हैं उस कार्यक्रम को, लेकिन 11 साल बाद भी आज भी आपके पास लेबर नहीं है। ठीक है, आपके पास आज भी स्किल लेबर की भारी कमी है। 11 साल कार्यक्रम चलाने के बाद भी अगर आपके पास स्किल लेबर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आपका मानसिक लोगों की सोच ही वैसी नहीं है। वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को क्या समझते हैं? फैक्ट्री का मजदूर बनाने की प्रणाली समझते हैं। सीधी सी बात है, वो सरकारी नौकरी का चाहते हैं, वो अधिकारी बनना चाहते हैं, मजदूर बनना नहीं चाहते। तो आपने लिया चाइना का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और भारत में लागू कर दिया, लेकिन उससे पहले आपने भारत के यहाँ की सोसाइटी के मानसिक दृष्टिकोण को नहीं समझा। तो पहले मानसिक दृष्टिकोण को समझिए ना, लोगों के मानसिक दृष्टिकोण को समझे बिना, मानसिक आपके दिमाग मस्तिष्क की संरचना को समझे बिना, कि लोगों की सोच क्या है, उसको समझे बिना काम नहीं चलेगा। आप इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखिए, भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात हम करें। भारत में कई सारी विदेशी कंपनियां भारत में गाड़ियां बेचती हैं। ठीक है, कोरियन कंपनी भी है, फ्रेंच कंपनी भी है, अमेरिकन कंपनियां पहले थी, अब चली गई हैं, ब्रिटिश कंपनी भी आ चुकी हैं, जर्मन कंपनियां भी भारत में काम करती हैं, इटालियन कंपनी भी भारत में आ चुकी हैं, कार बनाती हैं। लेकिन वो भारत की भी कंपनी जो है मारुति का मुकाबला नहीं कर पाती। मारुति वैसे जापानीज कंपनी है, लेकिन मारुति का मुकाबला क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि मारुति ने यहाँ के लोगों की मेंटल स्टेटस को समझ लिया, मानसिक संरचना को समझ लिया है। क्योंकि यहाँ पे लोगों को चाहिए एवरेज और यहाँ पे लोगों को चाहिए सस्ती गाड़ी। तो दो चीज उसने देना शुरू करी और भारत में सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचती है कौन? मारुति। जितनी सारी कंपनियां मिलकर गाड़ी बेचती हैं, उसका डबल गाड़ी बेचती है कौन? मारुति। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों की मानसिक दृष्टिकोण को समझ लिया। यहाँ लोगों को 6 एयर बैग नहीं चाहिए, यहाँ फीचर नहीं चाहिए, यहाँ कंफर्ट नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए एवरेज। ये जो लेवल जिस कंपनी ने इस चीज को समझ लिया, भारत में वो कंपनी ग्रो कर जाती है। ठीक, यानी आपको समाज की संरचना को समझना है तो वहां के लोगों के मानसिक दृष्टिकोण को समझिए। पहली बात तो ये क्लियर। दूसरा क्या कहता है संरचनावाद? संरचनावाद कहता है कि जो अवचेतन नियम है उनको समझिए। ठीक है, अवचेतन जो नियम है, अनकॉन्शियस जो रूल्स हैं उसको समझिए। जब आप किसी त्योहार को मनाते हैं, किसी पर्व को मनाते हैं, कोई विवाह समारोह होता है आपके घर में, या आपके घर में किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु संस्कार होते हैं, तो समाज कोई रटा रटाया नियम नहीं है। ऐसा नहीं घर में किसी की डेथ हो गई तो लोग किताब खोल रहे हैं, पता करो अब क्या करना है।
सब कुछ चला आ रहा है, सबको अलिखित नियम चले आ रहे हैं, ठीक है, उन अलिखित नियम पे ही समाज चल रहा है। आप कोई त्योहार मनाते हैं तो डेली किताब नहीं खोलते कि त्योहार कैसे मनाया जाता है, यूट्यूब पे जाके सर्च नहीं करते कि दिवाली कैसे मनाई जाती है। आपको पहले से याद है वो नियम, आपने उनको रट्टा नहीं मारा है, बस वो आपके जहन में है, आपके मन मस्तिष्क में वो नियम बसे हुए हैं, आप उन्हीं नियमों का पालन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये अवचेतन नियम जो होते हैं ये संरचनावाद को, समाज की संरचना को बनाए रखने का काम करते हैं। तीसरा संरचनावाद क्या कहता है? संरचनावाद कहता है बाइनरी अपोजिशन, यानी हमेशा क्या होता है, सही और गलत, पॉजिटिव नेगेटिव, सही गलत, यानी हमेशा दो दृष्टिकोण लेके चलती है सोसाइटी हमेशा, यानी समाज की संरचना हमेशा बाइनरी अपोजिशन पे चलती है। ठीक है, राक्षस है इसलिए ईश्वर का महत्व है, दिन और रात है, पवित्र और अपवित्र है, हमेशा बाइनरी सिस्टम को लेकर चलती है सोसाइटी, समाज की संरचना। तो समाज की संरचना सही गलत, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पर टिकी हुई है। और चौथा, संरचना यथार्थ नहीं होती, दिखाई नहीं देती है। ठीक है, यथार्थ नहीं है बल्कि एक मॉडल है अपने आप में संरचना, एक नक्शा है, एक मैप है संरचना, जिसे आप देख नहीं सकते हैं, जिस पर पूरा सामान टिका हुआ है, जिस पर पूरा मकान टिका होता है आर्किटेक्चर के द्वारा बनाए गए मैप पर, नक्शे पर। उस नक्शे से आप 100 मकान बनाइए, सबके सब एक जैसे होंगे। तो समाज को समझना है तो उस मैप को समझिए, इस पर पूरा का पूरा बिल्डिंग तैयार की गई है, आप बिल्डिंग के ढांचे को मत देखिए। तो ये है संरचनावाद। लेवी स्ट्रॉस का संरचनावाद इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि बाकी लोगों के संरचनावाद की तुलना में ये काफी डीप में जाकर चीजों को देखता है। ठीक है, अब आते हैं लेवी स्ट्रॉस का अगला सिद्धांत है अलायंस थ्योरी, गठबंधन सिद्धांत। अब ये गठबंधन सिद्धांत क्या बताता है? संरचना तो पढ़ ली आपने, अब संरचना में जरूरी है व्यक्तियों के बीच में रिलेशन। अब यहां पे लेवी स्ट्रॉस यह कहते हैं कि समाज की संरचना तो आपने बना ली, लेकिन संरचना बनी कैसे रहेगी, समाज कैसे बना रहेगा? समाज को बने रहने के लिए जरूरी है लोगों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना। और ये रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने क्या दिया है? आपकी एलिनेशन थ्योरी दी है, ठीक है, सॉरी अलायंस थ्योरी दी है, गठबंधन सिद्धांत दिया है। तो संरचना तो आपने बना ली, लेकिन संरचना में जो लोग मौजूद हैं व्यक्ति, उनके बीच में अगर रिलेशन नहीं है तो समाज की संरचना ढह जाएगी। समाज स्थिर कब रहता है? समाज स्थिर रहता है जब समाज में संतानोत्पत्ति होती रहे, बच्चों का जन्म होता रहे। लेकिन लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि नहीं, समाज में बच्चों के जन्म से समाज नहीं चलता है, समाज में नातेदारी का विकास होता रहेगा। लोग जितने अधिक नातेदारी फैलाते जाएंगे समाज की संरचना उतनी ही बनी रहेगी। समाज का स्थायित्व नातेदारी पर निर्भर करता है, बच्चों के जन्म पर निर्भर नहीं करता है। थोड़ा सा हटके कॉन्सेप्ट है लेवी स्ट्रॉस का, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। तो लेवी स्ट्रॉस का जो अलायंस थ्योरी है या गठबंधन का सिद्धांत है वो क्या है? ठीक है, पूरी दुनिया क्या मानती है, नॉर्मली लोगों की सोच क्या होती है कि समाज केवल बच्चों के पैदा होने यानी जन्म से चलता है। लेकिन लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि नहीं, समाज बच्चों के जन्म से नहीं चलता है, समाज परिवार के आपस में जुड़ने से, विवाह संबंधों से समाज चलता है। यानी रक्त संबंधों से समाज नहीं चलता है, बल्कि विवाह संबंधों से समाज चलता है। और यही गठबंधन सिद्धांत है। यानी जितनी ज्यादा विवाह प्रणाली संपन्न होगी, विवाह प्रणाली जितनी सफल रहेगी, समाज की संरचना उतनी ही स्थिर होगी, उतना ही समाज का विस्तार होगा, उतनी ही संरचना जटिल होती जाएगी, उतनी ही संरचना कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, उतनी ही संरचना परिपक्व होती जाएगी। तो आप एक महिला और एक पुरुष कितने संतान पैदा करते हैं, समाज उससे नहीं चलेगा, बल्कि वो कितने रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, कितनी नातेदारी का विस्तार करते हैं, इससे समाज चलता है। क्लियर? यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे हमेशा समाज की लोगों की सोच क्या रही कि संतानोत्पत्ति समाज के स्थायित्व के लिए आवश्यक होती है। जनसंख्या वाले टॉपिक में हम यही पढ़ते हैं कि भाई संतानोत्पत्ति जरूरी है, तभी समाज क्या रहेगा, समाज का बना रहेगा, समाज का अस्तित्व टिका रहेगा। लेकिन लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि नहीं, समाज के में बच्चों के जन्म से समाज नहीं टिकता है, नातेदारी का विस्तार से जरूरी है समाज के विकास के लिए। इसलिए इन्होंने गठबंधन सिद्धांत की बात करी है और यह कहा है कि रक्त संबंधों से नहीं, समाज की संरचना विवाह संबंधों से स्थायित्व प्रदान करती है। विवाह संबंधों से समाज की संरचना का विस्तार होता है और समाज की संरचना किस पर टिकी हुई है? विवाह संबंधों पर टिकी हुई है। चलिए अब यहां पे बात करते हैं कि विवाह को महत्व दिया, तो विवाह को किस रूप में देखते हैं लेवी स्ट्रॉस? तो लेवी स्ट्रॉस विवाह को एक सौदे के रूप में देखते हैं, एक गिफ्ट के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं कि विवाह प्यार से बढ़कर एक सामाजिक जिम्मेदारी, निवेश है, सोशल इन्वेस्टमेंट है। विवाह कोई प्रेम संबंध नहीं है,
विवाह कोई प्यार का संबंध नहीं है, विवाह अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट है। कैसा इन्वेस्टमेंट है? ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो नातेदारी का विस्तार करता है। ठीक है, सोचिए दो गांव के बीच में पुरानी दुश्मनी है, लेकिन यदि गांव का एक लड़का दूसरे गांव की लड़की से शादी कर ले तो ये दुश्मनी क्या हो जाएगी? अपने आप समाप्त हो जाएगी। दोनों क्या बन जाएंगे? दोनों गांव के लोग क्या बन जाएंगे? रिश्तेदार बन जाएंगे। यानी विवाह ने केवल प्रेम का प्रतीक नहीं था, विवाह ने संबंधों को स्थिरता प्रदान करी। समाज की संरचना में जो बंटवारा था उस बंटवारे को रोका, जो गांव के झगड़ा था उस झगड़े को खत्म करके नातेदारी का क्या कर दिया? विस्तार कर दिया। क्लियर? ये हो जाए विवाह का महत्व। तो यही विवाह क्या करती है? समाज की स्थिरता को बनाए रखती है। ठीक है, तो महिलाओं का आदान प्रदान समाज को आपस में जोड़ने वाला माध्यम माना है। अब विवाह प्रणाली में इनका बड़ा विवादास्पद सिद्धांत है। इन्होंने कहा है कि विवाह केवल समाज में महिलाओं के आदान प्रदान का संबंध है बस। यहां महिलाओं को वस्तु की तरह, ऑब्जेक्टिव चीज की तरह पेश किया है, यानी ऑब्जेक्टिफिकेशन किया है महिलाओं का। इस बात को लेकर काफी आलोचना होती नारीवादियों के द्वारा लेवी स्ट्रॉस की। तो कहते हैं समाज महिलाओं के आदान प्रदान से चलता है। आदान प्रदान कैसा होता है? तो कहते हैं जैसे हम भाषा में शब्दों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के शब्दों को समझते हैं, ऐसे ही समाज में महिलाओं का भी आदान प्रदान करके संबंधों को बनाया जाता है। तो नातेदारी विस्तार समाज के अस्तित्व के लिए जरूरी है, और इस नातेदारी के विस्तार के लिए विवाह जरूरी है, और विवाह के लिए महिलाओं का आदान प्रदान जरूरी है। ये विचार है किसका? आपके लेवी स्ट्रॉस का। क्लियर? अब ये जो एक्सचेंज होता है महिलाओं का, ये दो प्रकार का एक्सचेंज होता है। पहला होता है प्रतिबंधित एक्सचेंज, यानी इसमें सीधा लेन देन होता है कि मैं अपनी बहन तुम्हें दूंगा, तुम अपनी बहन मुझे दोगे, काम खत्म। जैसे भारत में आटा साटा विवाह कहते हैं। कई सारी जनजातियों में, कई समुदायों में होता है आटा साटा विवाह, कि तेरी बहन तेरी बहन से मैं शादी करूंगा, मेरी बहन से तुम शादी करना, बात खत्म। इसे कहते हैं आटा साटा विवाह। और दूसरा होता है सामान्यकृत विवाह, यानी ए बी की बहन से शादी करता है, बी सी की बहन से शादी करता है, सी ए की बहन से शादी करता है। तो इस तरीके से नातेदारी डेवलप होती जाती है और समाज की संरचना विस्तारित होती जाती है, समाज की संरचना जटिल होती जाती है, संबंधों में जटिलता आती जाती है और समाज की संरचना स्थिर रूप धारण कर लेती है। क्लियर? और समाज ऐसे ही पनपा है, समाज ऐसे ही फैला है। तो आसान भाषा में कहें तो लेवी स्ट्रॉस यही तो कहना चाहते हैं कि विवाह प्रणाली ने, महिलाओं के आदान प्रदान ने समाज की संरचना को एक कर दिया, समाज की संरचना को काफी मजबूत कर दिया। जितनी ज्यादा बड़ी नातेदारी होगी उतना ही समाज स्थिर रह पाएगा। ठीक है, तो यहां पे लेवी स्ट्रॉस याद रखिएगा, ममेरे फुफेरे भाई बहन जो आपके क्रॉस कजिन मैरिज होती है, इस प्रकार की गठबंधन को सबसे अच्छा मानते हैं कि आपसी विवाह करने से महत्वपूर्ण नहीं है, आप महत्वपूर्ण है रिश्तेदारी को, जितनी आप नातेदारी को फैलाते जाएंगे समाज की संरचना उतनी ही अधिक विस्तारित होती जाएगी, समाज की संरचना बनी रहेगी। सीधी सी बात है। क्लियर? चलिए अब आते हैं, बात करते हैं अनाचार निषेध। क्योंकि गठबंधन की बात हो रही थी, तो गठबंधन की जरूरी क्या है? विवाह संबंध। ये तो विवाह संबंध तो समझ में आ गया, और विवाह संबंधों में महिलाओं का आदान प्रदान बहुत जरूरी है, ये भी समझा दिया लेवी स्ट्रॉस ने। अब लेवी स्ट्रॉस कहते हैं विवाह संबंधों में महिला का आदान प्रदान करना क्यों जरूरी है? तो वो कहते हैं कुछ टैबू है। टैबू क्या है? अनाचार निषेध कहते हैं इसे हम। लोग सोचते हैं कि सगे भाई बहनों में शादी इसलिए नहीं होती क्योंकि बच्चे बीमार पैदा होंगे। तो जैविक कारण नहीं था, कारण यह था कि लोग अगर अपने घर में ही अपने भाई बहनों की शादी हो जाएगी तो नातेदारी कैसे डेवलप होगी? तो समाज की संरचना किस पर टिकी है? वापस जाइए थोड़ा सा पीछे। लेवी स्ट्रॉस कहते हैं समाज की संरचना टिकी हुई है किस पर? नातेदारी के विस्तार पर। जितना ज्यादा आप नातेदारी का विस्तार करेंगे, समाज की संरचना उतनी ही अधिक जटिल होगी, उतनी ही मजबूत होगी। लेकिन अगर भाई बहनों में शादी हो जाएगी तो संतान तो पैदा हो जाएगी, लेकिन नातेदारी कहां से लाएंगे? ठीक है, सीधी सी बात है। तो नातेदारी का विस्तार करने के लिए समाज ने क्या किया? सगे भाई बहनों की विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि ये सगे भाई बहनों की विवाह पर कोई जैविक कारणों से प्रतिबंध नहीं लगाया गया, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक कारणों से प्रतिबंध लगाया गया। अगर पुरुष की अगर अपनी ही बहन से शादी कर लेगा तो नया रिश्तेदार कहां से लाओगे? ठीक है, अगर अपनी बहन को छोड़कर अगर तुम दूसरे के बहन से शादी करोगे तो तुम्हें एक साला मिलेगा। ठीक है, सीधी सी बात, तुम्हारी नातेदारी बढ़ती जाएगी। अपनी बहन से शादी करोगे तो बहन ही तो मिलेगी, लेकिन दूसरे की बहन से शादी करोगे तो तुम्हें उसका भाई जो होगा साला, ठीक है, वो तुम्हें साला मिलेगा। धीरे धीरे फिर क्या होगा? नातेदारी और फैलती जाएगी। यही समाज की संरचना की जरूरी है। यहाँ पे लेवी स्ट्रॉस ने इसी को क्या नाम दिया है? इंसेट टैबू का नाम दिया है।
ठीक है, कि भाई समाज में आपसी भाई बहनों में शादी विवाह का जो प्रतिबंध लगाया गया वो जैविक कारकों से नहीं लगाया गया। लेवी स्ट्रॉस कहते हैं इसका सबसे बड़ा कारण था नातीदारी का विस्तार करना। नातीदारी का विस्तार करने के लिए सगे भाई बहनों की शादी पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है। अब आता है तीसरा महत्वपूर्ण है अलायंस थ्योरी का तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है रिश्तेदार का परमाणु या रिश्तेदारी का परमाणु, एटम ऑफ किंगशिप। अब यहां पे एटम ऑफ किंगशिप क्या है इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, पूरे पारिवारिक ढांचे में लेवी स्ट्रॉस ने कहा है पूरे नातेदारी में सबसे महत्वपूर्ण होता है मामा का पद। मामा वो व्यक्ति है जिसने अपनी बहन को दिया और गठबंधन की शुरुआत करी थी। अगर भाई ने अपनी बहन को किसी दूसरे पुरुष को नहीं दिया होता तो क्या नातेदारी का विस्तार हो पाता? क्या समाज की संरचना टिकी रह पाती? तो समाज की संरचना टिकी हुई है मामा के पद पर, क्योंकि वो पुरुष है जिसने अपनी बहन को किसी दूसरे पुरुष को दिया था, सौदा किया था। अब ये सोचने में ये विचार काफी जटिल लगते हैं, काफी विवादास्पद विचार बन जाते हैं लेवी स्ट्रॉस के, लेकिन लेवी स्ट्रॉस कहते हैं विज्ञान में जैसे एटम होता है, परमाणु होता है, परमाणु से सारी संरचना बनी होती है, उसी प्रकार से समाज में जो नातेदारी होती है, समाज की संरचना होती है, वो चार लोगों से मिलकर बनती है। पहला है भाई, भाई की बहन, बहन का पति और आपका उसका बेटा यानी भांजा। ये चार लोग मिलकर समाज की संरचना बनाते हैं। हम सुनते हैं ना कि चार लोग क्या कहेंगे, ये वो चार लोग यही है, वो चार लोग हैं जो लेवी स्ट्रॉस ने बताए हैं। यही समाज के चार लोग हैं, एक भाई, भाई की बहन, बहन का पति और उसका बेटा। ये चार लोग मिलकर पूरी संरचना बनाते हैं और यही संरचना क्या करती आती है, नातेदारी का विस्तार करती आती है और चीजों को फैलाती जाती है और समाज की संरचना बनी रहती है। तो आपको लगेगा कि चल क्या रहा है। मैंने पहले भी कहा था लेवी स्ट्रॉस को समझना इतना आसान नहीं है। ठीक है, आज वापस जाइए, हम क्या थ्योरी पढ़ रहे थे? हम थ्योरी पढ़ रहे हैं गठबंधन का सिद्धांत, अलायंस थ्योरी पढ़ रहे हैं। अलायंस थ्योरी का पहला विचार यह है कि पहली बात तो अलायंस थ्योरी यह कहती है कि जो विवाह होता है उसमें रक्त संबंधों का महत्व नहीं है, विवाह संबंधों का महत्व जरूरी होता है समाज की संरचना को बनाए रखने के लिए। पहली बात तो ये। दूसरा, विवाह में भी कैसा विवाह जरूरी है? ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। विवाह जरूरी है, लेकिन विवाह है क्या? विवाह महिलाओं का आदान प्रदान है। तीसरा, गठबंधन थ्योरी का तीसरा विचार यह है कि विवाह में, ठीक है, सगे भाई बहनों का विवाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नातेदारी का विस्तार करने के लिए आपको बाहर की लड़की से या बाहर के लड़के से विवाह करना होगा। ये हो गए नातेदारी के विस्तार की बात। चौथा, जो नातेदारी आप बढ़ाएंगे इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद किसका होगा? सबसे महत्वपूर्ण पद होगा मामा का। क्यों? क्योंकि मामा ही वो महत्वपूर्ण पद है जिसने अपनी बहन दूसरे को देकर इस रिश्तेदारी को बढ़ावा दिया। तो एटम में जो सबसे मूल तत्व होता है एटम, इसी प्रकार पूरी नातेदारी में सबसे मूल तत्व है मामा। तो ये कहीं ना कहीं विवादास्पद विचार लगते हैं, देखने सुनने में अजीबोगरीब विचार लगते हैं, लेकिन लेवी स्ट्रॉस का पूरा गठबंधन का सिद्धांत इसी चार बातों पर टिका हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा फिर से हम देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि यहां पर नातेदारी का जो आपके गठबंधन सिद्धांत है वो क्या कहता है। ठीक है, तो जो गठबंधन सिद्धांत है लेवी स्ट्रॉस का वो किस बात पर जोर देता है? तो लेवी स्ट्रॉस का गठबंधन सिद्धांत चार बातों पर फोकस करता है। पहला, गठबंधन सिद्धांत यह कहता है कि भाई, ठीक है, जो विवाह संबंधी नातेदारी होती है, ठीक है, विवाह संबंधी नातेदारी ही सामाजिक संरचना का आधार है। रक्त संबंधी नातेदारी किसी काम की नहीं है, विवाह संबंधी नातेदारी संरचना का आधार होती है, संरचना का आधार है। ठीक है, यानी रक्त संबंधों को नहीं, विवाह संबंधों को महत्व दिया है समाज की संरचना में। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये विवाह संबंधों की जब बात आती है तो विवाह क्या है? विवाह, ठीक है, महिलाओं का आदान प्रदान है। ठीक है, महिलाओं का आदान प्रदान ही विवाह है। यहां विवाह आदान प्रदान यानी एक्सचेंज की बात होती है, तो महिलाओं का आदान प्रदान ही विवाह है। महिलाओं का आदान प्रदान होता है, इसे विवाह कहते हैं और इसी विवाह से विवाह संबंधी नातेदारी बनती है और यही विवाह संबंधी नातेदारी समाज की संरचना को स्थिरता प्रदान करती है। तीसरा, गठबंधन सिद्धांत और क्या कहता है? तो पहली बात तो यह हो गई कि विवाह संबंधी नातेदारी जरूरी होती है समाज की संरचना के लिए, और विवाह का मतलब क्या है? महिलाओं का आदान प्रदान,
यहां तक क्लियर। अब महिलाओं का जो आदान प्रदान है, तो इसमें सगे भाई बहनों के बीच में क्यों नहीं होता ये आदान प्रदान? ठीक है, तो सगे भाई बहनों के बीच में ये आदान प्रदान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर सगे भाई बहनों के बीच में विवाह होगा तो नातेदारी डेवलप नहीं हो पाएगी, नातेदारी का विकास ही नहीं हो पाएगा, और नातेदारी का विकास नहीं होगा तो फिर विवाह संबंधी नातेदारी कैसे बनेगी? समाज की संरचना तो वैसी खत्म हो जाएगी। तो तीसरा महत्वपूर्ण विचार क्या आया? टैबू की बात करी कि सगे भाई बहनों में नातेदारी या विवाह क्यों नहीं हो सकता। चौथी बात यहां पे आती है गठबंधन सिद्धांत। ये चौथी बात ये कहता है कि भाई सगे भाई बहनों में विवाह नहीं होगा। पहली बात तो ये विवाह संबंधी नातेदारी ही समाज की संरचना का आधार है, और विवाह का मतलब क्या है? महिलाओं का आदान प्रदान। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। और चौथी बात यह है, गठबंधन सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण पद है मामा, क्योंकि मामा ही क्या है? अणु है, परमाणु है, अपने आप में एटम है पूरे के पूरे गठबंधन का। ये वो व्यक्ति है जिसके चलते ही नातेदारी का विस्तार हुआ है। ठीक है, अगर ये व्यक्ति ना होता, इसने अपनी बहन नहीं दी होती, तो नातेदारी डेवलप हो ही नहीं पाती। इसलिए गठबंधन सिद्धांत में, ठीक है, समाज की विवाह संबंधी नातेदारी में सबसे महत्वपूर्ण पद किसको माना है? ये प्रश्न पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पद माना है मामा को। क्लियर? और नातेदारी में कितने प्रकार के संबंधों की बात करी है? तो गठबंधन सिद्धांत में नातेदारी में 4 प्रकार के संबंधों की बात करी है। ये 4 कौन है? एक है मामा, एक है मामा की बहन, ठीक है, बहन का पति और पति का बेटा, बहन का बेटा। ये 4 लोग हैं जिनसे मिलकर पूरी नातेदारी डेवलप होती है। ये शुरुआत होती है नातेदारी की, और इसी से पूरा नातेदारी का विस्तार होता चला जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? तो यही कारण है कि कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है अलायंस थ्योरी, किसकी? आपके लेवी स्ट्रॉस की। तो लेवी स्ट्रॉस के 2 विचार हमने पढ़े, एक तो संरचनाकरण क्या होता है या संरचनावाद क्या होता है, बात एक ही है, और दूसरा, ठीक है, आपके गठबंधन सिद्धांत क्या कहता है या इनकी अलायंस थ्योरी क्या कहती है। अब आता है अगला विचार। अगला विचार क्या है? वो है मिथक, एनालिसिस ऑफ मिथक, या मिथ्स कहते हैं, एनालिसिस ऑफ मिथ्स। मिथकों की बात होती है। आपने बचपन से कहानी किससे सुने हैं? आपने रामायण की कहानी सुनी, रामायण सुनी, आपने महाभारत की कहानियां सुनी हैं, आपने पंचतंत्र की कहानियां सुनी हैं। तो ये कहानियां क्यों सुनाई गई आपको? क्या केवल मनोरंजन करना ही कहानी का पर्पस था? तो लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि नहीं। दुनिया भर के सभी समाजों ने, दुनिया भर के सभी धर्मों ने कुछ ना कुछ कहानियां रची हैं। वो कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, वो अपने आप में क्या है? मिथक अपने आप में भाषा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। तो यहां पर लेवी स्ट्रॉस कहते हैं जो मिथक रचे गए हैं, मिथकों में जो नायक रचा गया है, ठीक है, तो वो कहानियां रची गई हैं, मनोरंजन के लिए नहीं रची गई हैं, बल्कि एक प्रकार की भाषा है। किस प्रकार की भाषा है? वो आने वाली पीढ़ी को कुछ सिखाने का माध्यम है। आपने सुना होगा बचपन में जब आप कहानी सुनते थे तो आखिर में कहते थे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, ये सुनने को मिलता था, मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो कहानी किससे जो रचे गए हैं, जो मिथक रचे गए हैं, मिथकों में जो नायक रचा गया है, वो नायक क्यों रचा गया? आपको प्रेरणा देने के लिए, आपको कुछ संवाद सिखाने के लिए, आपको कुछ उसके पीछे का गूढ़ रहस्य बताने के लिए कि समाज कैसे चलता है। तो बचपन में जो कहानी किससे सुनाए गए, आपको धार्मिक कहानी किससे सुनाई गई, माइथोलॉजी कथाएं सुनाई गई, उन कथाओं का उद्देश्य आपका मनोरंजन करना नहीं था, उसका उद्देश्य था आपके अंदर मूल्यों का विकास करना। वो एक ऐसी लैंग्वेज थी जिस लैंग्वेज के दलते आपका समाजीकरण किया गया। तो जो मिथक रचे गए हैं, ठीक है, जैसे भाषा में शब्दों का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन अगर उसको स्टेटमेंट के रूप में जमाया जाए, अच्छे से पेश किया जाए, तो वो चंद जो वर्ड होते हैं वही अच्छा गीत बन जाते हैं, अच्छी कविता बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मिथकों को रचा गया। मिथकों को क्यों रचा गया? ताकि कहीं ना कहीं आपके मिथकों के माध्यम से आपको कुछ नई चीज सिखाई जा सके। और संरचना में मिथकों का बड़ा महत्व होता है। किसी भी समाज में, कितना भी संपन्न समाज क्यों ना हो जाए, कोई ना कोई मिथक होता है। दुनिया के हर समाज में कोई ना कोई मिथक है। हर धार्मिक किताबों में कोई ना कोई मिथक रचा गया ताकि उस व्यक्ति की महानता को दर्शाया जा सके, उसके माध्यम से समाज को जोड़ा जा सके। तो मिथक समाज को जोड़ते हैं। मिथकों के प्रति लोगों का भरोसा होता है, और उस भरोसे के प्रति लोगों में कहीं ना कहीं सिंपैथी पैदा हो जाती है, एकता पैदा हो जाती है। तो मिथक लोगों को गलत दिशा में नहीं ले जाते हैं। मिथक हमेशा समाज को, लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, संरचना को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहां पे बात होती है मिथक है क्या।
तो लेवी स्ट्रॉस कहते हैं जिस प्रकार से भाई एटम होता है, पदार्थ का सबसे छोटा चीज क्या होती है, एटम होती है। ऐसे ही मिथक क्या है, मिथक की सबसे छोटी चीज होती है, उसे माइथीम कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है माइथीम क्या होता है। तो माइथीम क्या होता है, मिथक का सबसे छोटा रूप होता है माइथीम। और इसी माइथीम के बेसिस पर क्या होता है, इसी माइथीम के बेसिस पर नायक नायक का चरित्र सब कुछ रचा जाता है। छोटे छोटे वाक्य रचे जाते हैं नायक के बारे में, और ताकि देख पूरी कहानी रची जा सके। कठिन लग रहा होगा आपको समझने में, इसको और आसान कर लेते हैं। भाई एक समस्या यह है कि संरचना में क्या था, संरचना में जो वर्तमान अभी पीढ़ी चल रही है, 100 साल बाद इस धरती पर ये सारे लोग खत्म हो चुके होंगे। अभी हम जो पीढ़ी है, जिन लोगों की जिनकी अभी जो लोग अभी पॉलिटिकल बैठे हुए हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो भारत में हो, चाहे आपके सी जिनपिंग हो, आपके बेंजामिन नेतन्याहू हो, आपके व्लादिमीर पुतिन हो, आने वाले 10 वर्षों में ये सब दुनिया छोड़कर जा चुके होंगे। इंसान ऐसे ही होता है, ठीक है, हम सब भी एक 70-80 सालों में हम सब दुनिया को छोड़कर जा चुके होंगे। आने वाले 100 वर्षों के बाद जो लोग अभी मौजूद हैं, ये कोई नहीं होगा इसमें से इस धरती पर। लेकिन तब भी समाज की संरचना बनी रहेगी ना, तब भी समाज चलता रहेगा। कैसे, समस्या कारण है उसका मिथक। तो यहाँ पे लेवी स्ट्रॉस यही कहते हैं कि मिथक क्या करते हैं, मिथक संरचना को बनाए रखते हैं। मिथक के माध्यम से ही समाज के जो अवचेतन नियम है वो काम करते रहते हैं। अगर मिथक नहीं होगा तो लोग त्योहार नहीं मनाएंगे। भगवान श्री राम अयोध्या लौटे, इसे दिवाली मनाई जाती है, ठीक है। होलिका दहन हुआ, होलिका ने का दहन हो गया, इसलिए होली मनाई जाती है, प्रहलाद की कहानी के चलते। तो ये कहानी किससे क्यों रचे गए, ताकि लोग त्योहारों का मतलब समझें, तो लोग त्योहारों को मायने समझें, नातेदारी का विस्तार बना रहे, लोग मेलजोल बना रहे। धार्मिक नियम इसलिए बनाए गए ताकि आने वाली पीढ़ी को शिक्षा दी जा सके। तो मिथकों को नेगेटिव वे में मत लीजिए। मिथक समाज की संरचना को जड़ करते रखते हैं। मिथक वो जड़ हैं जो पूरी संरचना का जड़ की तरह काम करते हैं, रूट की तरह काम करते हैं। आने वाले 100 वर्षों में इस धरती पर मौजूद अभी सब जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब जा चुके होंगे आने वाले 100 वर्षों के बाद। लेकिन आने वाले 100 वर्षों के बाद भी लोग यहाँ पर होंगे, मानव जाति होगी। वो मानव जाति किसके माध्यम से जुड़ेगी, मानव जाति अपने अति से जुड़ी रहेगी, मिथकों के दम पर, माइथोलॉजी के दम पर, कहानी किस्सों के दम पर। तो मिथक की यह भूमिका होती है समाज की संरचना को बनाने में, ठीक है। अब आते हैं, अगला विचार आता है, वो है कोल्ड एंड हॉट सोसाइटी। ये बड़ा महत्वपूर्ण विचार है लेवी स्ट्रॉस का। तो कोल्ड एंड हॉट सोसाइटी क्या होती है, बड़ा सिंपल है। तो यहां पर लेवी स्ट्रॉस ये कहते हैं कि जो आदिम समाज होते हैं, जो परंपरा का समाज है, ठीक है, वो परिवर्तन का विरोध करते हैं। ऐसे समाजों को उन्होंने कोल्ड सोसाइटी कहा है। और दूसरी तरफ होते हैं हॉट सोसाइटी, यानी वो समाज जो इतिहास और परिवर्तन में क्या करते हैं, तेजी से लाते हैं, यानी जो परिवर्तन को बहुत तेजी से एक्सेप्ट करते हैं, जो परिवर्तन लाना स्वीकार करते हैं, उसे हॉट सोसाइटी कहते हैं। तो मॉडर्न सोसाइटी कैसी है, मॉडर्न सोसाइटी हॉट सोसाइटी है। और परंपरागत समाज कैसे होते हैं, वो कोल्ड सोसाइटी होती हैं, जो परिवर्तन स्वीकार नहीं करना चाहते, जो यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। तो परंपरागत समाजों के लिए, आदिम समाजों के लिए कोल्ड सोसाइटी, और आधुनिक समाजों के लिए, परिवर्तनशील समाजों के लिए हॉट सोसाइटी शब्द का इस्तेमाल किया है लेवी स्ट्रॉस ने। तो बहुत कम किताबों में आपको कोल्ड सोसाइटी और हॉट सोसाइटी का विचार पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने एक और महत्वपूर्ण अवधारणा दी है, वो है विक्रोलेस। ये विक्रोलेस क्या होता है, तो इनकी किताब आई थी, किताब का नाम क्या था, द सेवेज माइंड। इसमें इन्होंने ये बताया, ठीक है, कि भाई जो हमारा जो सोसाइटी होती है, वो हमेशा जो भी हमारे पास संसाधन मौजूद हैं, जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं, उसी में से कुछ जुगाड़ बनाने की कोशिश करती है। आसान भाषा में तो ब्रोकलेज का अवधारणा क्या कहती है, ब्रोकलेज की अवधारणा प्रतिपादित करी है लेवी स्ट्रॉस ने। और इसके माध्यम से उन्होंने ये बताया कि हर समाज सरवाइव कर लेता है, चाहे वो पैसा हो ना हो, संसाधन हो ना हो, कैसी भी कंडीशन हो। अफ्रीका में भी लोग सरवाइव कर रहे हैं। अमेरिका यूरोप की तरह अफ्रीका में संपन्नता नहीं है। खाने पानी से, पीने के पानी से लेके, भोजन से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, हर मामले में पिछड़ा हुआ है अफ्रीका। लेकिन तब भी अफ्रीका के लाखों करोड़ों लोग सरवाइव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनके पास वैक्सीनेशन नहीं हुआ कोरोना का, दुनिया इसी बात में डर रही थी, ठीक है। भारत ने सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी गई, भारत ने अपने 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी, अमेरिका ने अपनी आधी आबादी को वैक्सीन लगा दी। लेकिन पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में 10% लोगों को भी वैक्सीन नहीं लगी, तब भी वो जिंदा है, तभी वो सरवाइव कर गए।
क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति हर सोसाइटी अपने उपलब्ध संसाधनों से जुगाड़ कर लेता है। इसी अवधारणा को कहा जाता है ब्रोकलेज। तो ब्रोकलेज क्या है? द सेवियस माइंड नाम की किताब में इन्होंने ये विचार प्रकट किया कि हर व्यक्ति, हर सोसाइटी जो भी संसाधन उसके पास उपलब्ध होते हैं उससे वो सर्वाइव कर लेती है, उससे कुछ ना कुछ वो बना लेती है और काम चलता रहता है। ठीक है, अब आते हैं टेट्रेस टॉपिक्स। ये क्या होता है? ये इनका एक किताब है अपने आप में, याद रखिएगा। तो टेट्रेस टॉपिक्स क्या था? ये आपके लेवी स्ट्रॉस की सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों मानी जाती हैं। ये 1955 में पब्लिश हुई थी। यहां से क्वेश्चन खूब पूछा जा सकता है। पेपर अगर बहुत टफ हो गया तो पेपर यहां से आ सकता है, टेट्रेस टॉपिक्स क्या है? तो 1955 में लेवी स्ट्रॉस का जो पूरा साहित्य कलेक्शन है, ठीक है, कई सारे वॉल्यूम में आया था, वो किताबों को संग्रह को आपके टेट्रेस टॉपिक्स कहा जाता है। ये लेवी स्ट्रॉस ने जो ब्राजील की यात्रा करी थी और वहां पे जो जनजातियों के बीच में जो कई लंबा समय बिताया था, उस अध्ययन पर यात्रा वृतांत है, अपने आप में कह सकते हैं। तो ब्राजील की जनजातियों के साथ जो उन्होंने स्टडी करी है वहीं रहते हुए, ठीक है, जो फील्ड वर्क किया लेवी स्ट्रॉस ने, उस विचार को उन्होंने प्रकट किया है अपनी इस किताब में। 1955 में एक किताब आई थी जिसका नाम है टेट्रेस टॉपिक्स। तो क्वेश्चन बनता है, टेट्रेस टॉपिक के रचनाकार कौन है? लेवी स्ट्रॉस। किताब का पब्लिश हुई 1955 में पब्लिश हुई। इसका विषय क्या है? इसमें इन्होंने ब्राजील में जनजातियों के साथ जो समय बिताया है, जो उनका अध्ययन किया है, जो यात्रा करी है ब्राजील की, उस यात्रा वृतांत को इन्होंने इस किताब में प्रस्तुत किया है। क्लियर? चलिए अब आते हैं, बात करते हैं लेवी स्ट्रॉस की। बात करें तो लेवी स्ट्रॉस ने टेट्रेस टॉपिक्स में कौन कौन सी जनजातियों का अध्ययन किया? पेपर और टफ हो जाएगा। तो ब्राजील की 4 जनजातियों का अध्ययन किया है। कौन कौन सी? एक है कदुबेओ, दूसरी है बोरोरो, तीसरी है नाम्बिकारा और चौथी है तूपी कवाहिब। ये चारों जनजातियों के नाम आपको याद होने चाहिए। लेवी स्ट्रॉस ने ब्राजील में अध्ययन करने के दौरान इन चारों जनजातियों की स्टडी करी। ठीक है, इन्हीं जनजातियों की स्टडी करने के दौरान उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण विचार दिया। इनका कहना यह था लेखन का अभिशाप। इन्होंने ये देखा, जब इन्होंने आपके ब्राजील की यात्रा कर रहे थे, तो ब्राजील की यात्रा करने के दौरान इन्होंने नाम्बिकारा जनजाति का जिक्र किया और नाम्बिकारा जनजाति का जिक्र करते हुए इन्होंने किताब लिखी। किताब का नाम क्या था? द राइटिंग लेसन्स। इसमें इन्होंने ये तर्क दिया कि जो लिखा गया है, लेखन का आविष्कार ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि लोगों को गुलाम बनाने के लिए लेखन का आविष्कार किया गया, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए लेखन का आविष्कार हुआ है। यानी लेखन सभ्यता में शोषण को जन्म देता है। ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, लेखन सभ्यता में शोषण को जन्म देता है। ये कथन किसका है? ये कथन है, याद रखिए, आपके लेवी स्ट्रॉस का। इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? तो नाम्बिकारा जनजाति का अध्ययन करते हुए इन्होंने ये विचार क्यों प्रकट किया कि लेखन जो किया गया है, लेखन ने शोषण को पैदा किया है, गुलामी को पैदा किया है। ये शोषण का एक तरीका है लेखन। ऐसा क्यों कहा? आप उदाहरण देखिए, भारत के संदर्भ में देखिए। भारत में एक किताब है मनुस्मृति। मनुस्मृति के माध्यम से, ठीक है, समाज के जो शूद्र वर्ण हैं उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया। भारत में जो भी धार्मिक किताबें रची गई उसमें शूद्र वर्णों पर कई सारे निषेध लागू किए गए और समाज के एक वर्ण विशेष को सारे विशेषाधिकार दे दिए गए। तो किताबों के माध्यम से उस व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश की गई। यानी जो व्यवस्था हमारे दिमागों में थी उसे किताबों के माध्यम से स्थायी बनाने की कोशिश की गई। और केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के सभी धार्मिक किताबों ने यही किया है। धार्मिक किताबों के दम पर क्या किया गया? किसी भी शोषण को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। ठीक, किताबों के माध्यम से जो रूढ़िवादिता थी उसको प्रसारित करने की कोशिश की गई, उसको प्रसारित किया गया। तो यही कहना चाहते हैं लेवी स्ट्रॉस कि लेखन ने शोषण को और बढ़ावा दिया। लेखन के चलते जो शोषण हो रहा था उसको जस्टिफाई किया गया। लेखन के चलते लोग कहते हैं देखो 500 साल पहले का जिक्र है हमारी किताबों में, ऐसा होता था। ठीक है, 512-10 एडी में देखो एरन अभिलेख से सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। यानी कितनी प्राचीन परंपरा है सती प्रथा। तो उस परंपरा के चलते, उस लिखे हुए के चलते क्या महिलाओं को मारना शुरू कर दोगे? सीधी सी बात थी। तो यही कारण है कि इनका ये विचार है कि लेखन ने शोषण को पैदा किया, लेखन ने गुलामी को पैदा किया। लेखन के माध्यम से जो समाज में भेदभाव था, शोषण था, इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि लेखन अभिशाप है। ये विचार इन्होंने ब्राजील में अध्ययन करने के दौरान दिया था। ठीक है, तो ये है आज का लेवी स्ट्रॉस का टॉपिक। तो लेवी स्ट्रॉस के टॉपिक में हमने संरचनावाद को समझा,
हमने गठबंधन के सिद्धांत को समझा, गठबंधन का सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है, गठबंधन का थ्योरी ऑफ अलायंस क्या, अलायंस थ्योरी क्या है। इसके अलावा हमने आपके कोल्ड सोसाइटी और आपके हॉट सोसाइटी क्या होती है इसको समझा, ठीक है। इसके अलावा हमने आपके लेखन का अभिशाप क्या होता है इसको समझने की कोशिश करी है, ठीक। तो कई छोटी छोटी अवधारणाएं हैं लेवी स्ट्रॉस की, उसको भी हमने शामिल कर लिया है इस टॉपिक के अंतर्गत। और ब्राजील में रहते हुए 4 जनजातियों का जो अध्ययन किया और जो यात्रा वृतांत प्रस्तुत किया, ठीक है, उसको भी हमने जानने की कोशिश की है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो यूजीसी नेट की परीक्षाओं में लेवी स्ट्रॉस से पूछे गए हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका होगा, जवाब देना शुरू कीजिए। पहला है, लेवी स्ट्रॉस के अनुसार रिश्तेदारी की संरचना में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से शामिल होता है जिसे रैटक्लिफ ब्राउन भूल गए हैं। तो रैटक्लिफ ब्राउन तो सामाजिक संरचना को केवल बाहरी तौर पर देखते हैं, आंतरिक तौर पर देखते ही नहीं है, लेकिन लेवी स्ट्रॉस ने रिश्तेदारी की संरचना में कौन सा मूल तत्व माना है। तो लेवी स्ट्रॉस ने क्या कहा था, लेवी स्ट्रॉस ने कहा था कि जो रिश्तेदारी का जो परमाणु होता है, एटम है, वो कौन है, वो है मामा। तो मामा के महत्व को फोकस किया है लेवी स्ट्रॉस ने। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलिखित नहीं है। संरचनात्मक कार्यात्मक रैटक्लिफ ब्राउन, संरचनात्मक लेवी स्ट्रॉस, सामाजिक संरचना एमएस नॉडेल, एफएस नॉडेल और विनिमय सिद्धांत हार्वर्ड स्पेंसर। विनिमय सिद्धांत हार्वर्ड स्पेंसर का नहीं है, मार्शल मॉस का सिद्धांत है। लेवी स्ट्रॉस ने किस पुस्तक में विक्रोलैज की अवधारणा प्रस्तुत की है। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किंगशिप, द सेवियस माइंड, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी या टोटलिज्म। सही आंसर क्या आएगा, द सेवियस माइंड में इन्होंने ब्रोकलेस की अवधारणा दी थी। और ब्रोकलेस की अवधारणा क्या कहती है कि हर सोसाइटी अपने उपलब्ध संसाधनों से सरवाइव कर लेती है, ठीक है। संरचना एक मॉडल है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध या कोई लेना देना नहीं है। ये किसका स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2019 में आया था कि संरचना एक मॉडल है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मकान जो दिखता है मकान महत्वपूर्ण नहीं है, मकान महत्वपूर्ण है उसका नक्शा, ठीक है। तो संरचना यथार्थ नहीं है, संरचना एक मॉडल है। ये किसने कहा था, ये कहा है लेवी स्ट्रॉस ने। लेवी स्ट्रॉस के अनुसार अनाचार निषेध का मुख्य सामाजिक कार्य क्या है। अनाचार निषेध का पर्पस क्या था, जैविक शुद्धता को बनाए रखना, जनसंख्या नियंत्रण करना, धार्मिक नियमों का पालन करना या समूह के बीच महिलाओं का आदान प्रदान और गठबंधन बनाना। तो अनाचार निषेध क्यों लागू किया गया, ठीक है। भाई बहनों के संबंध, रिश्तेदारी को या भाई बहनों के विवाह संबंध को क्यों नकारा गया, क्यों टैबू बनाया गया, निषेध क्यों लागू किए गए, ताकि महिलाओं का समूह में महिलाओं का आदान प्रदान हो सके और नातेदारी का विस्तार हो सके। रॉ एंड द कुक्ड, कच्चा और पक्का के माध्यम से लेवी स्ट्रॉस क्या दर्शाना चाहते हैं। ये क्वेश्चन 2013 में और 2020 में आया था। ये कच्चा पक्का मतलब क्या है, हमने पढ़ा था कच्चा भोजन और पक्का भोजन, ठीक है। यानी कच्चा भोजन पक्का भोजन हमें क्या बताता है, ये विरोधाभास को बताता है, जैसे दिन और रात, ठीक है, पवित्र और अपवित्र। इसी प्रकार कच्चा भोजन पक्का भोजन, कच्चा भोजन जहां नेचुरलिटी को बताता है, प्रकृति को दर्शाता है, वहीं पका हुआ भोजन हमारी संस्कृति को बताता है। जब व्यक्ति ने कच्चे भोजन को पकाना शुरू कर दिया और पका हुआ भोजन खाना शुरू किया गया, तब उसे हमने कहा सभ्य व्यक्ति। क्या जानवर पका हुआ भोजन बना सकते हैं, नहीं बना सकते, वो आज भी कच्चे भोजन पर टिके हुए हैं, तभी उनको सभ्य नहीं कहा जाता। मानव जाति को सभ्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने खाना पकाना सीख लिया। यानी समाज में हमेशा दो तरफा चीजें होती हैं, कभी समाज एक तरफा नहीं हो सकता। तो कच्चे भोजन और पक्के भोजन के माध्यम से उन्होंने क्या बताया, प्रकृति और संस्कृति के बीच का जो विरोधाभास है, उस विरोधाभास को दर्शाया है कि समाज में हमेशा दो पक्ष होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। उसी के माध्यम से कच्चे भोजन और पक्के भोजन के माध्यम से इसे दर्शाने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो काफी कठिन टॉपिक है लेवी स्ट्रॉस। पूरी कोशिश की गई है कि आपको सिंपल भाषा में, आपके सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए, ठीक है। लेवी स्ट्रॉस को समझने के लिए थोड़ा सा संरचनावाद को पहले फोकस कीजिए, गठबंधन सिद्धांत को थोड़ा फोकस कीजिए, चीजों को 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा अच्छे से। जितनी ज्यादा बार आप पढ़ेंगे तब जाके चीजें क्लियर होना शुरू होंगी लेवी स्ट्रॉस पर। लेवी स्ट्रॉस को केवल पीडीएफ को पढ़ना आसान है, 90% यही करते हैं टीचर, यूट्यूब पे जाते यही चलता है, वे पढ़ते जाते हैं, सुनाते जाते हैं। पढ़कर सुनाना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर सामने वाले को समझाना है। सामने वाला 100 स्टूडेंट बैठे हैं एमए की क्लास में,
और 100 लोगों का 100 लोगों के दिमाग चलेंगे किसी घटनाक्रम पर, किसी टॉपिक पर, वो कितने क्रॉस क्वेश्चन आएंगे, ताकि आप उस क्रॉस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। ये सोच के पढ़िए। याद रखिए, नेट का सर्टिफिकेट लेने का कोई फायदा नहीं है, हजार लाखों लोगों के पास नेट का सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। महत्वपूर्ण है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद जब क्लासरूम में 70-80 बच्चों के क्लासरूम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रॉस क्वेश्चन आएंगे आपके समझाने के बाद, अगर आप उनको समझा ही नहीं पाए, क्योंकि आप तो टेलीग्राम की पीडीएफ से पढ़कर पहुंच गए हैं, तो टेलीग्राम से पीडीएफ निकालकर पढ़कर वहां पहुंच गए, उससे हो क्या जाएगा। ठीक है, रोज वो कितनी बेइज्जती कराएंगे अपनी क्लासरूम में जाकर कि टीचर तो बन गए, आता कुछ नहीं है। इसलिए अच्छे से समझ लीजिए, सोशियोलॉजी को जितना सिंपल भाषा में समझ के जाएंगे उतनी सिंपल भाषा में समझा पाएंगे। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद रविंद्र जी। तो इसलिए मैं एक पहला कहता हूं, बहुत से लोग केवल क्या करते हैं, नेट निकल जाए, एपी निकल जाए। अरे नेट एपी निकल जाएगा, वो तो कहीं ना कहीं ट्रिक निकाल के भी निकल जाता है। अगर सही तरीके की रणनीति बनाई जाए और पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ लिया जाए और याद कर लिया जाए तो भी नेट निकल जाता है। ठीक है, तो भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निकल सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि भाई लंबी नौकरी करनी है, जब 28-30 साल आप कॉलेजों में पढ़ाएंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, तो क्या पढ़ाएंगे। तो टेलीग्राम की पीडीएफ खुद पढ़ के जा रहे हैं, खुद नोट्स बना नहीं रहे हैं, तो स्टूडेंट से क्या कहेंगे, किस मुंह से कहेंगे कि नोट्स बनाओ, लिख लिख के पढ़ो, जब आपने हमारे टीचर ने, हमारे प्रोफेसर खुद टेलीग्राम से पढ़ के आया हुआ है। तो टेलीग्राम के या यूट्यूब के भरोसे मत बैठिए, अपने नोट्स बनाइए, अच्छी किताबें पढ़िए, ऑथेंटिक किताबें पढ़िए, चीजें और अच्छे से क्लियर कीजिए। ठीक है, चलिए, तो अगली मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर हमारा वैसे तो 9:30 पे शुरू होना था, लेकिन अब लेक्चर शुरू होगा 10 बजे, क्योंकि 15 मिनट क्लास लेट शुरू हुई थी इसलिए। और सुबह 8:30 बजे का लेक्चर था, लेकिन 8:15 पे शुरू हुआ था। और आज का लेक्चर काफी बड़ा था, लगभग 1.5 घंटे का, 1 घंटा 20 मिनट हो चुका है लेक्चर को चलते हुए, क्योंकि लेवी-स्ट्रॉस छोटे मोटा टॉपिक नहीं है। अगला टॉपिक हमारा होगा अनुसूची पर। पिछला लेक्चर हमारा हुआ था प्रश्नावली पर, तो अगला लेक्चर सुबह 10 बजे शुरू होगा अभी, और 10 बजे हमारा लेक्चर है, उसका नाम है प्रश्नावली, अनुसूची। तो पिछले लेक्चर में हम प्रश्नावली पढ़ चुके थे, अगला लेक्चर हमारा होगा अनुसूची पर। तो 15 मिनट के अंतराल के बाद आपसे फिर से मुलाकात होगी। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।